अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शुएब। आज से आपके साथ मौजूद है मोहम्मद शुएब इंशाअल्लाह। नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम भी। और अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आप सब जानते हैं कि हज के फरीज़े की अदायगी के लिए मैं सऊदी अरब गया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान कि खैरियत आफियत वापस आए और ज़ाहिर है छुट्टियाँ थी मेरी। एनीवेज़, जब बात हम हज की कर रहे हैं तो आज ज़रा आगाज़ हज का करते हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि ऐसा एक्सपीरियंस होता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जो कि शेयर ज़रूर करना चाहिए। और जब से आया हूँ यही बातें हो रही हैं, फैमिली के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, और वहीं के जो मंज़र हैं वो जहन में भी हैं, वो दिल में भी हैं, वो रूह में भी हैं, वो बस गए हैं अंदर, वो ज़ाहिर है हमेशा के लिए। और जब बात हम हज की करते हैं तो क्यों ना सलमा बात हम करें कि जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन थे उनके लिए इंतज़ाम, चूँकि ज़ाहिर है मैं एक एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ वहाँ से, जो मैंने देखा है। ये इसलिए नहीं मैं बात कर रहा कि अच्छा जी दिस इज़ PTV या जी गवर्नमेंट की बात है, नो। हज करके आया हूँ तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं ज़रूर वो चीज़ें शेयर करूँ आपसे, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो आइंदा आने वाले सालों में इम्प्रूव भी होंगी। तो जनाब, नो डाउट माजी में भी इंतज़ामात बेहतर रहे, लेकिन जो इस बार के इंतज़ामात थे उसमें बहुत अल्लाह ने बरकत डाली, बहुत अच्छे इंतज़ामात थे। यानी इमेजिन करें सलमा कि द फर्स्ट डे जब हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, पहले मैं गया हुआ वहाँ पर, और जब भी आप जाते हैं सऊदी अरब तो आपकी कोशिश ये होती है कि नियरेस्ट आपको अपना होटल मिल जाए। जैसे जैसे हमारी बस क्लॉक टावर के पास जा रही थी, मैं हैरान हो रहा था कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बड़ी दूर रिहाइश दी होगी, बड़ा दूर होटल होगा, लेकिन क्लॉक टावर के इतना करीब था कि इन एक्चुअल वॉकिंग डिस्टेंस था हरम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत करीब। अच्छा, उसमें ये भी फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, चूँकि 30 लाख 33 लाख तक हुज्जाज अगर जाते थे तो अब 10 लाख जा रहे थे, तो क्योंकि तादाद कम थी तो इसलिए कुछ और आसानी मिल गई। तादाद कम होने की वजह से 10 लाख के लिए शुएब इतने अच्छे इंतजाम थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी शुक्रिया अदा किया। इतनी बड़ी तादाद में लोग जिस जगह पर मौजूद हो, वहाँ पे लोगों की अकोमोडेशन, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, गवर्नमेंट लेवल पे इतने लोगों के लिए अरेंजमेंट्स करना, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़रा जो भी मामलात हैं वो सऊदी हुकूमत के साथ तय करने होते हैं, चीज़ें वो प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट भी है उसमें, बाकी चीज़ें। हज के अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से एहतियात की गई कि कोई गलती कोताही ना। और इन एक्चुअल अगर कहीं से कोई गलती कोताही हुई, मुझे याद है कि जिस दिन हज के बाद सही करनी थी और वहाँ पे इंतज़ामात में कुछ मसला था तो वहाँ पर नोटिस दिए गए। यानी मैं सऊदी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत सख्ती थी। यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने भी देखा, जो मुआविनीन वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इतने स्वीट मुआविनीन, आप यकीन करें कि ज़ाहिर है कोई थकावार है, समटाइम्स जो है वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान बात करता है कि जी ये चाहिए वो चाहिए। दे वर वेरी स्वीट, दे वर वेरी काइंड कि अगर 13वें फ्लोर पर कोई शख्स जा रहा है और अगर लिफ्ट में बहुत रश है तो जी हम आपका सामान ले जाते हैं, तो बड़े अच्छे मुआविनीन। और वो जगह भी ऐसी है शुएब कि वहाँ पर जो लोगों का जज्बा होता है हमदर्दी का, दूसरों की मदद करने का, दूसरों पे रहम करने का, वो मेरा ख्याल है 10 गुना ज्यादा हो जाता है। और जो आपके अंदर से जो अच्छाई सामने आ रही होती है तो वो बड़ा जबरदस्त होता है जब आप इस तरह करते हैं। और आपने इतनी सारी चीजें हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे साथ शेयर की, बल्कि जब हम इस्लामाबाद स्टूडियो से शो कर रहे थे तो हम देखते थे कि ये शुएब इज द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, जिसको अल्लाह ताला ने अपने घर आने की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस था ये हमारे लिए गाइडेंस भी थी, और वहाँ के इंतजामात भी हम देखते रहे जो कि बहुत ज़बरदस्त थे। आप वहाँ पे जो हमारे मजहबी उमूर के वजीर हैं उनके साथ जो आपका इंटरव्यू था वो भी हमारे व्यूअर्स ने भी देखा, मैंने भी देखा, तो हर चीज़ इतनी अप टू द मार्क थी कि मेरा ख्याल है अगर उसकी तारीफ ना की जाए तो ये इसमें कोई शक नहीं। और सलमा, आपको याद है उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं आज़मीन को, उसमें एक कालीन है और एक जानमाज है। अच्छा, जब इंटरव्यू कर रहा था उन्होंने कहा कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी का कालीन है कि लोग अपनी बेटियों के जहेज के लिए रखेंगे। मैं आपको मतलब विदाउट एग्जेजरेटिंग ये बात करूं कि कल जब मेरी अम्मी ने कहा बेटा ये मेरा के लिए रख दो अभी से, कि इतना अच्छा कालीन है, तो ये वाकई गवर्नमेंट की तरफ से बड़े अच्छे इंतजामात के अलावा जो हम गिफ्ट की बात करें, दीगर चीज़ें बात करें, उस पर ज़रूर ये चीज़। लेकिन 2 बातें अब ऐड करते हैं। एक, जो मेरा एक्सपीरियंस था जब हमने यौम अरफा के लिए मिना से अरफात जाना था, वी ऑल वर वेटिंग फॉर द बस, और थोड़ा सा उसमें डिले हुआ, तो हमें ये लगा कि अब शायद ना बसेस नहीं आएंगी, क्योंकि सुनते हैं ना कि बस लेट हो जाती है, लोग पैदल चलते हैं। तो मेरे भाई ने भी, मेरे दोस्त ने भी मुझे कहा कि ये ना हो कि सुबह में पैदल चलना पड़े, रात में चलते हैं पैदल। आई वाज लाइक कि नहीं, वेट करते हैं बसेस आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं पैदल जाना है। हम लोग पैदल गए। जैसी मस्जिद निमरा पहुंचे तो बाद में पता चला कि पीछे से बसेस भी आ गई हैं। तो खैर
फिर भी चाहे वो हमें लाहौर सवाब देगा, हम चल के गए। और इसके अलावा एक चीज़ और भी कि जो मैंने आपसे कहा ना कि देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ये मेरी कोशिश होगी आइंदा आने वाले सालों में कि हज के मौके से पहले एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, हाउ टू यूज़ अ लिफ्ट। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी पे तनकीद का मेरा खुदा न खास्ता मकसद नहीं है, लेकिन जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिफ्ट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, यानी ज़ाहिर है उनका ऐसा काम नहीं होता, नेचर ऑफ जॉब ऐसी नहीं होती उनके, वो अपार्टमेंट्स में नहीं रहते, वो लिफ्ट इस्तेमाल करना नहीं जानते। अच्छा, मुझे लगा आप इसलिए कह रहे हैं कि शायद लोग झूले लेते हैं लिफ्ट में, तो ये नहीं करना। नहीं, वो रश ऐसा हो जाता था सलमा, वहाँ पे अगर 12वें फ्लोर पे भी किसी ने जाना तो उसे लिफ्ट में जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ज़ाहिर होता ही है अगर आपने ऊपर भी जाना है तो आप लिफ्ट का बटन नीचे वाला दबा रहे हैं और लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट हालांकि नीचे जा रही है, लेकिन आप लिफ्ट पे बैठ रहे हैं कि यार नीचे से जगह नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसी गलती थी जिसमें लोगों का वक्त थोड़ा ज़ाया हुआ। तो ये हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में ऐसी वीडियो जरूर बनाएं ताकि सबको दी जाए जो आज़मीन जा रहे हैं, ताकि उनको मालूम हो कि अच्छा लिफ्ट यूज़ कैसे करने हैं, ताकि किसी का वक्त ज़ाया ना हो। चलिए, ये तो हमने बात की है, ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि और भी बहुत से आज़मीन गए थे और वापस भी आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। शुएब ऑलरेडी आ चुके हैं, स्टूडियोज में मौजूद हैं और बाकी सिटीज़ में काफ़ी सारी फ्लाइट्स आ चुकी हैं। कराची में पहली फ्लाइट पहुंची है, तो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या मनाजिर थे, जो लोग वापस आए हैं वो उनके तासुरात क्या थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, शेयर करते हैं आपके साथ। पाकिस्तान एयरलाइंस की कराची के लिए पहली परवाज PK 742 हजाज कराम को लेकर हवाई अड्डे पहुंची। परवाज में 350 हजाज कराम सवार थे। हवाई अड्डे पहुंचने पर वजारत मजहबी अमूर के अमले ने हजाज कराम का इस्तकबाल किया। कराची आमद के मौके पर PTV से खुसूसी बातें करते हुए हजाज कराम ने हज इंतजाम से मुतालिक हुकूमती इकदाम को सराहा। बेहतरीन इंतजाम थे और गवर्नमेंट की तरफ से, पिछली दफ़ा हम भी गए थे, उससे इस दफ़ा बेहतर इंतजाम है। मैं कहता हूँ वेरी एक्सीलेंट। और जो प्राइवेट हज वाले थे वो ये कहते थे कि जी आप हमसे ज़्यादा अच्छे हो। अल्लाह का बहुत एहसान है। थैंक्स फॉर ऑल हज मिनिस्ट्री एंड ऑल मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट। बहुत अच्छा, हर किस्म का जो है ना कोऑपरेट किया है। मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, सफरी सहूलियात बहुत अच्छी थी, रिहाइश बहुत अच्छी थी और जितना खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन तमाम चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ, जो सोचा था उससे कई बार कर पाया ना। और माशाल्लाह पाकिस्तान में माविन ने बड़ा ताउन किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी, कोई शिकायत, कोई तकलीफ नहीं है। मैं ना बहुत आसानी से माशाल्लाह हमारा 40 डेज का सफ़र बहुत अच्छा रहा। टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड की गई, कोई मसला नहीं हुआ। हजाज कराम का कहना था कि माजी में हजाज की आसानी के लिए कभी ऐसे मिसाली इकदाम नहीं किए गए थे। मदीने का सफ़र भी और मक्के मुकर्रमा का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। इससे अच्छी इंतजाम हुए ही नहीं है। पाकिस्तान हुकूमत ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए और इससे अच्छे हो नहीं सकते थे। हम प्राइवेट वालों से भी अच्छे थे। मैंने अपने बड़े बूढ़ों से भी पूछा है और ऐसा हज गवर्नमेंट ने पहले कभी नहीं कराया होगा, मेरा ये ख्याल है। जब हम मक्का पहुँचे तो वहाँ जो रेजिडेंस जो हमें मिली है वो इंतहाई करीब तरीन थी। हवाई अड्डे पर हजाज कराम के अहले खाना ने भी इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जी, आज़मीन की वापसी का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में भी शुएब ने बताया काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन कराची में भी कोई कम गर्मी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का टेम्परेचर भी ज़ाहिर है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बारिशें तो हो रही हैं लेकिन हब्स भी बढ़ रहा है, फिर कुछ इलाकों में सैलाब भी, और बलूचिस्तान में खास तौर पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत सारे लोग बेघर भी हुए हैं, जिसपे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से इमदाद का ऐलान भी किया गया और उन्होंने हर तरह से अकोमोडेट करने की, कंपनसेट करने की कोशिश भी की है। लेकिन बारिशों का ये जो स्पेल है ये 10 अगस्त तक शुएब खबरें कि ये जारी रहेगा। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ज्यादा ही बारिश नहीं, बिकॉज जब मैं वापस आ रहा था तो जहाज के पर बादल ही बादल थे। पाकिस्तान एंटर होने के बाद आई वाज लाइक कि कैसा मौसम है यहाँ पे, मतलब इतने बादल सऊदी अरब में तो बादल बिल्कुल नहीं थे। अल्लाह सबको महफूज रखे, ये बारिश रहमत की बारिश हो, जहाँ जहाँ बरसे, ये हमारी दुआ भी है। अच्छा, एक चीज मेरे लिए बड़ी डिफरेंट थी सलमा, कि चिलास का टेम्परेचर बड़ा ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन चिलास में मुझे था कि शायद अपर एरिया से तो हाँ मौसम अच्छा होगा, बट वहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन ये मौसम की जो बात हम कर रहे हैं तो क्यों ना मौसमी तब्दीली का भी जिक्र यहाँ पर हम करें, उसके बगैर तो अधूरा है जिक्र। जब हम गर्मी की बात करते हैं, जाहिर है क्लाइमेट चेंज होता है, वो बड़ा इम्पैक्ट करता है, और जो हमारी ओजोन लेयर है उसको हमने कितना नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारी वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइमेट को मुतासर करती हैं। तो इस पे जो हमारी मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर है शरी रहमान, उन्होंने कल एक जो है वो तकरीब थी जिसमें उन्होंने वर्चुअल खिताब भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये जो पीटर्सबर्ग डायलॉग का मौका है, इसका हम हवाला यहाँ पर दे रहे हैं, जहाँ पर जो मौसमियाती एजेंडा है इसको रीस्केड्यूल करना चाहिए, दोबारा तरतीब देना चाहिए, इस पर री प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर फोकस किया जा रहा है, उस
पे बड़ा एम्फेसिस है और जो ये मुनसिफाना वसाइल के जो हुसूल है इस पर खासा उनका एक स्टैंड है कि उस पर काम होना चाहिए और जो नए अहदाफ सेट करने हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो पहले से सेट किए गए अहदाफ हैं इनको आपने पूरा भी करना है, टाइमली पूरा करना है, इस पर फोकस किया जा रहा है जनाब। और जर्मनी और मिस्र ये थे मेज़बान जिनकी तरफ से इस डायलॉग का जो है वो इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें वो खुद भी शरीक थी, शरीर रहमान साहिबा। और जो मामलात इस वक्त हैं दुनिया को दरपेश हैं, खित्तों को दरपेश हैं, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान हो या केपी, कई ऐसे मकामात जहाँ पर पहाड़ों में हमने देखा कि आग लगी, मागला हिल्स के वाक़या आपको भी याद है। तो ऐसे वाक़यात से बचना और मौसम तब्दीली के खिलाफ जो इकदाम उठाने हैं वो लेना बहुत अहम है। बिल्कुल, ये बहुत अहम होता है और इंटरनेशनली शुएब जो हम बात करते हैं कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं? अच्छा, एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें टेम्परेचर को नॉर्मल करने में, या जो भी माहौलियाती तब्दीली पे जो चीज़ें असरअंदाज हो रही है उनको बेहतर करने के लिए, जैसे ग्रीनरी है और इसके अलावा जो कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया जाता है, इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे जैसे ममालिक से, जबकि जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें हमारा जो शेयर है वो शायद 1% से भी कम है। जो ज्यादा शेयर होता है वो उन ममालिक का होता है जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ओवर यूज होता है। वहाँ पर जो हम यू कैन से कि जो ऐसी चीजें होती हैं जो माहौल को इफेक्ट कर रही होती है। आप देखें, आप अमेरिका देख लें, आप चाइना देख लें, बड़े ममालिक देख लें जहाँ पर गाड़ियाँ ज्यादा हैं, उनका धुआं ज्यादा है, जहाँ पर एसीज का ज्यादा, जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन ज्यादा है, वहाँ पर तबाही ज्यादा है। लेकिन जो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि हम कंट्रीब्यूटर में बड़ा पीछे हैं, लेकिन चूंकि हम इफेक्टिव में बहुत आगे आ सकते हैं इसलिए हमें ज़्यादा काम करना है और मिलकर काम करना है। उसमें बड़ा अच्छा, मैं फिर कहूँगा, पॉइंट रेज किया आपने कि चूंकि बर्डन हम पर होता है डेवलपिंग नेशंस पर, तो फंडिंग की भी ज़रूरत पर हमें होती है। तो पाकिस्तान नीड्स फंड ताकि हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो ईजीली ज़रा प्ले कर सकें। और कुछ ही दिनों पहले शुएब पाकिस्तान ने एक प्लान भी मांगा है कि हमारे जैसे जो तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक हैं जो अभी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको एक प्लान दिया जाए, क्योंकि कोविड से, क्लाइमेट चेंज से, इतनी चीज़ों से जो पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है, जो असरात मुरतब हो रहे हैं पाकिस्तान पे, उनमें कमी लाई जाए और उसके बाद जो हमारा इकोनॉमी के हवाले से जो सर्वाइवल होता है उसको भी बेहतर करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जिसके थ्रू हम अपनी इंडस्ट्री को भी आगे लेके जाएं, हम अपने माहौल को जो चीज़ें मुतासिर कर रही हैं उनको माहौल दोस्त बनाएं, उनमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको मजीद बेहतर करें। बिल्कुल ऐसे ही चलें, आगे बढ़ते हैं और कुछ और मामलात का जिक्र करते हैं। उसका जो सियासी माहौल रहा है तस्करा उसका भी करते हैं। जो इलेक्शंस हुए थे, ज़मीनी इंतखाबात, उसका जिक्र करेंगे। जिन नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि वो उन नशिस्तों जीत जाएगी, लेकिन उसमें से भी कुछ नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है। तो इसमें ये ज़रूर हम कहेंगे कि जो पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए, ज़ाहिर है उसमें गवर्नमेंट का रोल भी होता है, उसमें इदारों का रोल भी होता है, उसमें अवाम का रोल भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के इंतखाबात बड़े पुरअमन रहे और इन इंतखाबात के पुरअमन होना और इसको यकीनी बनाने के लिए जो इक़दाम लिए गए उस पर हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों की जो काविशें हैं, इनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खासा सराहा है और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की है कि एक पुरअमन तरीके से इंतखाबात का जो इनकाद है वो मुमकिन बनाया गया है। बिल्कुल, और ये पहला मौका था कि हमने नहीं देखा कि कोई बदमज़गी हुई हो। ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में इलेक्शन था, जनूबी पंजाब की भी 8 सीटें थी, उसके अलावा बाकी पंजाब में भी देखा जाए तो बहुत सारी नशिस्तें थी जिन पर इंतखाब था। तो इतने बड़े लेवल पर जब होता है तकरीबन पूरे सूबे में, तो ज़ाहिर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उन्होंने बड़े एहसन तरीके से अंजाम दिया। उसके अलावा जो आपके बाकी इदारे होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी इंटीग्रेशन, उनका साथ मिलकर चलना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमने देखा। उनकी जो जिस तरह से उन्होंने सिंक किया आपस में और जिस तरह उन्होंने पूरे दिन माहौल को पुरअमन रखा सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक, दैट वाज वंडरफुल। तो इसको हमें भी बतौर अवाम भी एग्जैक्टली और ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि जो इंतखाबात हैं वो पुरअमन हो। अब नो मैटर किसी की किसी सीट पर हार होगी, किसी की किसी सीट पर जीत होगी, दैट्स हाउ इट इज़, लेकिन पुरअमन इंतखाबात होने चाहिए और ये अल्हम्दुलिल्लाह हो पाया। चलें बढ़ते हैं आगे। जो मिसालें कायम करने की बात होती है ना, आज इससे जुड़ी एक खबर हमारे पास है, बड़ी ये प्यारी दूसरी खबर मिसाल है। वैसे ये बताएंगे, वो पहली वाली भी मैं आपको बताऊंगी, वो सरप्राइज है। चले पहली वाली बाद में बताते हैं आपको, दूसरी वाली पहले बताते हैं। तो जज्बा खैर सगाली की बात करते हैं। पाकिस्तान ने इसका अमली मुजाहरा किया है। एक ऐसी खातून जो 15 बरस की थी तो पाकिस्तान से
गई हुई थी घूमने फिरने के लिए, और उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था जिस वक्त में बात हो, 1947 की ये बात है, और उस वक्त जब ऐलान हुआ और तकसीम की बात हुई तो वो खातून वहीं पर रह गई, पाकिस्तान वापस नहीं आ सके। घर था उनका रावलपिंडी में, मैट्रिक किया यहाँ पर, यानी बचपन गुजारा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आ सकी और इसी ख्वाब को लिए पूरी ज़िंदगी बिता दी उन्होंने। अब वो 90 बरस की हैं और आज की बात नहीं है, ये 2-2.5 साल पुरानी बात है कि जब से वो कोशिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं, अपना घर देखना चाहती हैं, और वो कांटेक्ट में हैं जो यहाँ केयर टेकर्स हैं, जो उनके घर में रहते हैं, जो घर की देखभाल करते हैं। तो इन्हें उनके पास अपडेट्स तो आती हैं कि मेरा घर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़ाहिर ख्वाहिश तो होती है जहाँ बचपन गुजारा उस जगह को देख कर आएँ, उन गलियों में, उन कूचों में जाएँ, देख कर आएँ वो घर कैसा, वो दर दीवार कैसे, वहाँ की खुशबू कैसी, वहाँ की हवा, वहाँ की फ़ज़ा कैसी। ये ख्वाहिश 2-2.5 साल, वैसे तो ज़ाहिर पहले दिन से, लेकिन 2-2.5 साल से इसके लिए उन्होंने कोशिश की। बार बार दिल्ली जाती थी और कहती थी कि हमें परमिशन मिल जाए, किसी तरह से हम जा सकें, परमिशन नहीं मिलती थी। लेकिन अब जब उन्होंने फेसबुक पोस्ट लगाई, सोशल मीडिया की पावर आप देखिए, फिर पाकिस्तान तक जब ये मामला आया तो फिर हमने कहा कि नहीं, विल वेलकम हर, और फिर हमने रीना साहिबा को यहाँ पर बुला लिया। बिल्कुल, और उन्होंने अपने तासुरात का इजहार कैसे किया है, वो अपने घर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, अपने व्यूअर्स के साथ उनकी एक वीडियो शेयर करते हैं। मैं आ गई हूँ यहाँ, देखो लाहौर में पहुँच गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊँगी, बट मेरी गुड विशेस तुम्हारे साथ है एंड आई एम फीलिंग रियली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। बहुत खुश है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह उनको इजाज़त दी, वीज़ा जारी किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये पाकिस्तान की तरफ से फराख दिली का पहली बार मुजाहरा नहीं है शुएब, इससे पहले माजी में भी होता रहा। और अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब आप हज के लिए गए हुए थे सऊदी अरब, तो उस दौरान ये हुआ कि एक भारतीय जहाज़ जो था उसमें कुछ खराबी हुई, उनको पाकिस्तान लैंड करने की परमिशन मिली इंसानी हमदर्दी के तहत, और इतनी मेहमान नवाजी की गई कि BBC जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है उसमें स्टोरी लगी थी कि भारतीय लोग जो थे, शहरी थे भारत के, वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर थे। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पे अगर हमारे पास रिपोर्ट है, उस बारे में हम मजीद बात कर सकते हैं तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन चलें हम बढ़ते आगे। कुछ कोविड स्टैट्स शेयर कर लेते हैं कि कोविड कहाँ पे खड़ा है, कोविड कितना तगड़ा हुआ है यहाँ पर, चूँकि ज़ाहिर है ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। हाँ। हम उस तरह SOPs फॉलो नहीं करते, मास्क का इस्तेमाल उस तरह से नहीं है, हम डेली बेसिस पर बात तो करते हैं कि अपने डोजेस पूरे कर लीजिए, अगर डोज पूरा हो चुका है तो फिर आप अपना बूस्टर शॉट लगवा लीजिए, बट स्टिल वी डू हैव दैट पॉपुलेशन जिन्होंने अभी तक वो डोजेस नहीं लगवाए, जिन्होंने वो बूस्टर शॉट्स नहीं लगवाए, तो प्लीज़ गेट योर बूस्टर शॉट डन। और सिचुएशन क्या है इस वक्त कोविड की पाकिस्तान में, एक रिपोर्ट जरा देखते हैं। कोरोना वायरस के 492 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक कोरोना के 5 अफराद जान की बाजी हार गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,361 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। कोरोना के नए मरीजों की शरह 2.42% रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की जा रही हैं। पब्लिक मुकामात पर समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए और वैक्सीनेटेड अफराद अपने करीबी सेंटर से कोरोना की बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। एहतियात से ही कोरोना को मुकम्मल शिकस्त दी जा सकती है। कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है, अगर आप एहतियात करेंगे तभी आप महफूज रहेंगे और आपकी फैमिलीज भी तभी महफूज रह सकेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन शुएब, हम क्या करते हैं कि हम कोविड से अपने आप को महफूज रखते हैं, लेकिन हम SOPs का ख्याल रखना भूल जाते हैं, तो इसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ ऐसी है जिसको हम कभी नहीं भूलते, वो है हमारे कश्मीरी बहन भाई। हम जब इतनी सारी न्यूज़ स्टोरीज शेयर करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे बहन भाई किसी तकलीफ में और हम उनका जिक्र ना करें। तो आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मनाया जा रहा है। आपको पता है शुएब, इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है। हुआ ये था कि 1947 में क़याम पाकिस्तान से ठीक 1 माह पहले ये सोचा गया था, ये तय किया गया था
कि पाकिस्तान के साथ अपना सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कश्मीरियों के लिए जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी वो नहीं हो सकी और आज तक कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान ने हर सतह पर कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान भी कर रखा है। बिल्कुल, ये तो बात हमने कश्मीर की है। और कश्मीर मीडिया सर्विस की बात करें, जिसके मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी और डॉक्टर मसहब और दीगर जो हुर्रियत रहनुमा हैं, इन्होंने 19 जुलाई को जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम संग मील करार देते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान से तकरीबन एक माह कबल यानी 1947 की बात है कि उस दिन कश्मीरी अवाम ने अपना सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी अवाम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे, चैन का सांस नहीं लेंगे जब तक जम्मू कश्मीर भारत की गुलामी से आज़ाद नहीं हो जाता और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग, पीपल्स लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में जो मोदी हुकूमत की तरफ से जारी ज़ालिमाना पॉलिसीज़ इनको यकसर मुस्तरद किया है और कश्मीरी अवाम पर जोर दिया कि मुत्तहिद होकर जद्दोजहद के लिए कोशिश करें। ये मुत्तहिद होना बड़ा अहम है। चलें बढ़ते हैं, कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स भी हैं आज हमारे पास, आपसे शेयर करते हैं और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का जिक्र करते हैं, जिसमें खबर यह है कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल्स अपने नाम किए हैं, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, पूरे 3 मेडल्स। मालदीव्स में हुए हैं ये 54th एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जिसमें कुरैशी ने मास्टर क्लास 80 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी है। यानी भारत को हम शिकस्त वहाँ पे दे रहे हैं, तो हर मैदान में देते हैं और स्पोर्ट्स के मैदान में हम ज़रा ज़्यादा खुशी से बताते हैं कि हमने वहाँ पे शिकस्त दी है। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो उस वक्त तो हमारे जज्बे सातवें आसमान पे होते हैं। खेल को वैसे तो खेल की तरह ही लेना चाहिए, लेकिन जाहिर है हमारी एफिलिएशन कुछ खेलों के साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगी भी होती है। क्रिकेट उनमें से एक है और जिस चैंपियनशिप का भी शुएब ने जिक्र किया, जाहिर है उसमें भी जब हम अपने रिवायती हरीफ को हराते हैं तो क्या बात होती है शुएब, क्या वो जज्बा होता है। हमें तो खुशी होती है कि भाई हमारा मुल्क है और पाकिस्तान का कोई भी शहरी जब पाकिस्तान का इंटरनेशनली नाम रोशन करता है तो जाहिर है हमें खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और इसी खबर में एक और नाम भी है, वो है उमर शहजाद का, जिन्होंने जूनियर बॉडी बिल्डिंग 70 kg कैटेगरी में चांदी का तमगा अपने नाम किया है। तो जनाब हमने कहा ज़रूर मुबारकबाद भी देते हैं, कोशिश करेंगे जब ये वापस आएंगे तो इनको हम सुबह पाकिस्तान में दावत भी दें और फिर इनसे पूछें एक्सपीरियंस कैसा रहा बिलखुसूस भारतीय हरीफ को पिछाड़ने का। चलें बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक से पहले कि बढ़ें आगे छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमान शख्सियत साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। फूलों का देश पेशावर और तहजीब व तमद्दुन की खुशबू से मुअत्तर गुलाब खैल का रबाब, जब ये दोनों महकते हैं तो खुशबू की तरह पाकिस्तान के कोने कोने में बिखर जाते हैं।
एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। क्या हो गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग मुझे छोड़ नहीं रहे, कहते नहीं सलमा ऐसे नहीं ऐसे तो नहीं जा रहे। मैं 6 आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हो दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुस्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और हम वाकई वापस आ चुके हैं, ये कोई प्रैंक नहीं हो रहा शोएब। हम संडे शरारत भी तो करते हैं ना। हाँ, ये छोटी सी शरारत थी जो थोड़ी देर पहले थी। एनीवे शोएब, हम आम तासुर एक ये पाया जाता है कि पाकिस्तान में रैप स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते या शायद बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको पता है ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास ऐसे मेहमान है ना जो इस बात को गलत साबित करेंगे। प्लस वी डू हैव सो मेनी एग्जांपल्स। इसमें हम कराची से भी देखते हैं एग्जांपल्स आती हैं, वैसे लियारी से बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास। लेकिन आज जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिंगर तो अच्छे हैं और साथ ही जो उन्होंने मकाम बनाया वो उनका यूनिक स्टाइल है, जिसकी वजह से वो अपनी ये स्पेस बना पाए हैं। और इसमें हम ज़रूर बात करेंगे आज अमार मसूद की। एक बार पहले भी इनसे गुफ्तगू हुई थी और आज फिर से ज्वाइन किया इन्होंने और एक चैलेंज लेकर आए हैं। ये चैलेंज है कोई टिकटॉक चैलेंज है। पूछेंगे अभी व्हाट इज़ दैट चैलेंज ऑल अबाउट, और इसके अलावा आजकल क्या रूटीन चल रही है और किस तरह से रैप में नाम बनाना उनके लिए एक चैलेंजिंग रहा। प्लस राइट नाउ किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल जो है उनका, उस पर बात भी करेंगे और ज़ाहिर कुछ रैप हम सुनेंगे भी। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं दोनों? बिल्कुल गुड टू सी यू गाइस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। अच्छा अमार, हम लोग तो देखते हैं हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर्स होते हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं गज़ल पे या जो हमारी फोक मौसीकी होती है उस पे। आपने एक डिफरेंट जॉनरा चूज़ किया, आपको कैसे ख्याल आया कि आपने रैप में अपना नाम बनाना है और इतना अच्छा माशाल्लाह नाम बनाया? वंडरफुल। Thank you very much. Thank you very much. Yeah, I appreciate it.
मेरी एक लाइन भी है जी, डिफरेंट फ्लोज करूँ सबको मैं पजल, आजकल रैप पहले लिखता था गजल। तो एज आई थिंक एवरी रैपर प्रीटी मच अगर जो हैं बड़े बड़े भी, वो भी गजलों से बहुत अटैच होते हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक द सेम पोएट्री जॉनरा। तो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा अमार, थोड़ा सा बताएं तो सही, कोई नया गाना, कोई नया रैप जो आपका अब आने वाले दिनों में हम सुनेंगे, वो क्या है, किस हवाले से है? सर डेफिनेटली आप इसकी बात करें जो हमने अभी रिलीज किया है, या फिर हमारे जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट? दोनों की बात करूँ। एक जो रिलीज किया है उस पर भी थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगा ना सिर्फ बात करें बल्कि सुने भी, प्लस उसके अलावा कोई अगर और प्रोजेक्ट या अच्छा बिल्कुल जी, डेफिनेटली हमने अभी ड्रॉप किया है, जिसके बारे में हमने टीजर के बारे में लास्ट टाइम बात की थी। अभी एक वीक ही हुआ है हमने अपना गाना ड्रॉप किया, आई डू इट। बिल्कुल मोटिवेटिंग सॉन्ग है, मेहनती एक बंदे के ऊपर है, और जैसे कह लें रिदम बेस वगैरह इस गाने में बिल्कुल जबरदस्त है। तो बिल्कुल जैमर है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वी ऑलरेडी एट 500,000 व्यूज विद इन अ वीक ऑलरेडी, और बहुत जल्दी इसको हम लोग टिकटॉक का एक चैनल भी स्टार्ट करें, जिसके बारे में आप लोग भी जिक्र कर रहे थे। अगर हमारा आप थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए तो हमें बड़ी खुशी होगी। और ये सलमा ने कंजूसी की है, आपने नहीं करनी, थोड़ा सा नहीं गुनगुनाना, यू हैव थोड़ा सा ज्यादा गुनगुना सकते हैं। सर ये एक्चुअली जो है वो गाना तो नहीं है, ये बिल्कुल एक रैप सॉन्ग है। तो इसका मैं आपको वर्स जो है बिल्कुल सुनाता हूँ। वो लाइनों पे बेशक गौर करिएगा मेरे ख्याल में। हक की ना बात तो भूल जाऊं कात में, एंड करूं मसला करूं नहीं स्टार्ट में। मुंडे असी फन बॉय बंदे बदजौक नहीं, पूरा न जो किया बचा कोई शौक नहीं। दिन में शरीफ रात में कहानी, जीते हर सेकंड 4 दिन की जवानी। पुल अप टू द सीन जैसे आए तेज आंधी, आके की तरह लेके आना है सुनामी। गबरू जवान वो शहर दे प्रधान वो बखरा निशान वो बंदे ने युवा सप तस्वीरें हुन वैरी साडे नेड़े वेखो हर मूल विच असी लांदे पे गेड़े। गड्डियां चलाना हुन रोज नहीं सवारी, असा साडा हैगा हुन बड़ा पारी पारी। साडा पक्का निशाना जिवे हुंदा शिकारी, कीप नो काम सी हैगे अब पंजाबी। बाकी जो है वो आप बीट के साथ सुने, बहुत ज्यादा वर्सेस हमने डाले हैं इस ट्रैक में, तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल एंजॉय करें। बट इट वाज वंडरफुल, वंडरफुल। अमार, आप ये लिरिक्स इसके खुद से लिखते हैं या किसी और की तरफ से होती है शायरी इसकी, किस तरह से होता है? देखिए मैं बिल्कुल खुद लिखता हूँ, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मेरे लिरिक्स जेन्युइन मिलेंगे, ऑर्गेनिक मिलेंगे। आई डोंट टेक नो राइटर्स। मेरे खुद लिखने में मुझे बिल्कुल फन लगता है, और मेरी स्ट्रेंथ मुझे लगता है यही है कि मेरी जो शायरी है वो थोड़ी मजे की होती है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि वीडियोस पे भी काम आपका होता है, या ज़्यादा आपका फोकस है कि नहीं बस रैप, यानी वीडियोस पे फोकस ज़्यादा है या कम है? वीडियोस पे फोकस हैवी है, कहते हैं ना जैसे कि भाई वीडियो के बगैर तो हम ड्रॉप ही नहीं करते कुछ। तो वही इसमें ये भी है कि मुझे एक्टिंग का भी शौक था। ह्यूस्टन में टैलेंट शो हुआ था सर, उसमें मैं एक टैलेंट अवार्ड भी जीता था। तो आई डेफिनेटली लाइक टू शो माय स्किल इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर। तो मैं जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैंने खुद प्ले किया है। एक पे मैं न्यूज एंकर प्ले कर रहा था, एक पे मैं लैम्बो ड्राइव करते हुए प्ले बॉय टाइप का रोल कर रहा था, इसमें मैं एक हार्ड वर्कर मेहनती लड़के का रोल कर रहा हूँ। तो आई डेफिनेटली लाइक टू टेक ऑन डिफरेंट रोल्स। अच्छा, आई डू इट की जो कि इससे पहले बात भी हुई है, तो हमारे पास वीडियो भी है आपकी। हम सोच रहे थे कि ज़रा नाज़रीन को भी दिखाते हैं, चूँकि थोड़ी बात वीडियो की भी हुई है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वीडियो। जी अम्मार, वीडियो तो आपकी बहुत ज़बरदस्त थी। वो रैपर जो सीखना चाहते हैं, जो आपकी तरह नाम बनाना चाहते हैं, उनका एडवाइस है वो किस तरह से सीखें, कहाँ से वो तालीम हासिल करें म्यूज़िक की, क्या करना चाहिए उनको? आई थिंक बहुत से लोग आजकल जो है, हमारा यूथ जो है वो डेफिनेटली इस जॉनर से बहुत इम्प्रेस्ड है। वैसे भी मैं जो सबको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपको लगता है कि यू नो इट्स योर थिंग, आपको शायरी का या म्यूजिक का शौक है, तो डेफिनेटली ट्राई इट आउट। It takes a lot of work, so definitely you'll have to make some sacrifices. आप लोगों को
मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी को ऑब्वियसली शौक होता है कि यार मैं भी गाऊं, मैं भी ये करूं, मैं भी वो करूं, बट व्हेन यू एक्चुअली जब आप माइक पे खड़े होते हैं और ट्राई करते हैं तो वो यूजुअली इट डजंट रियली वर्क द फर्स्ट टाइम. तो कीप एट इट, हार्ड वर्क करें और यू नो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. दैट्स व्हाट इट इज. बिल्कुल ठीक है. अच्छा अमार, यूनिकनेस बड़ी अहम होती है. जैसे अगर हम आपके ट्रैक्स की बात करें, रैप की बात करें, तो उसमें हमें देख एक मेलोडी की फील आती है. एक जनरली हम अगर रैप की बात करें तो एक मोनोटनी सी होती है, बट आपका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, एक यूनिकनेस है. ये कैसे है? सर मैं तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा पहले, थैंक यू वेरी मच. दूसरा मैं ये कोशिश करता हूँ कि रैप जो है एक एक्सपेंडेबल जॉनरा है. जब कोई सुनता है तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल वर्ड्स के साथ साथ उनको म्यूजिक में भी एक रिदम आना चाहिए. तो जब मैंने ये गाना बनाया तो मैंने देखा कि मेरे जो भांजे हैं और बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली इस पे डांस करने लग जाते हैं जब ये गाना प्ले होता है. तो दैट्स हाउ आई थिंक कि ये एक ह्यूमन के साथ रिलेट करता है. रिदम जो है अगर रैप के साथ बैठ जाए तो फिर इट्स अ पावरफुल यू नो डेफिनेटली ट्रू. तो मेरा बहुत फोकस होता है. कंपोजिशन भी आपकी अपनी होती है? जी बिल्कुल, कंपोजिशन मेरी अपनी होती है और यू नो मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट चीजें बनाऊं और sometimes it works out, sometimes it doesn't. So you just keep trying. अच्छा अमार, आपके म्यूजिक पे जो रिस्पांस आता है ज्यादा, जो अच्छा रिस्पांस जिसको कहते हैं, वो किस एज ग्रुप से आता है? आपको ज्यादा यंगस्टर्स पसंद करते हैं या बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो हर एज ग्रुप के लोगों से आता है? क्योंकि आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जो यंग लॉट है उनको ज्यादा रैप म्यूजिक पसंद होता है. मैं एक्चुअली समझता हूँ, बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ कि यूथ जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रैप को फॉलो करता है. तो मेरी कोशिश यही होती है कि रैप को ऐसी पिक्चर दी जाए कि उसको एक बड़ा पर्सन भी सुन सके और एक यंग बंदा भी इंजॉय कर सके. इवन बच्चा हो या मेच्योर भी हो, 30-40 इयर्स के, कोई फीमेल हो या फैमिली हो, कोशिश यही होती है कि गाना जब प्ले हो तो वो एक ऐसा रैप हो कि यार लोग समझें और बड़े भी अप्रिशिएट करें उसको, उसकी वैल्यू जाने इस जॉनर की. और फीमेल रैप स्टार्स हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न है क्या? डिस्करेज किया जाता है या फीमेल्स को ज़्यादा गज़ल गायकी और ठुमरी और इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है? क्यों नहीं देखते हम रैप फीमेल्स स्टार्स? फीमेल रैप स्टार्स ये आई थिंक लड़कियों की आवाज में कुछ ज्यादा मिठास होती है तो वो जब सुर लगाती हैं तो ज्यादा पसंद किया जाता है. बट आई एम श्योर कुछ होंगी हमारी यो लड़कियां भी जो रैप को आजकल ट्राई कर रही हैं. और दो तीन है का कुछ है. आई थिंक एक बुर्का गर्ल भी हैं कराची से, बिल्कुल हैं, लेकिन हाँ कम है तादाद. लेकिन अमार, क्या ये जरूरी है एक रैप स्टार के लिए कि वो चेन भी उसने पहनी हो, ब्रेसलेट्स भी उसकी हो, अंगूठियां भी हो और बटन भी खुले हो? हाँ, ये मैंने पहनी तो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा इंटरव्यू पे आ रहा हूँ तो पहन लेता हूँ. थोड़ा रैपर का लुक आ जाएगा. वैसे आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मेरा ज्वेलरी का यू नो वो भी है, तो मैं यू नो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जरा अपने प्रोडक्ट्स पहनता हूँ, रोलेक्स, चेन. जबरदस्त. अब आए जरा कि आने वाले दिनों में आप किस चीज़ को लेकर कोई रैप सॉन्ग बना रहे हैं? कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया? वेरी गुड क्वेश्चन सर. डेफिनेटली मुझे मेरे भाई ने भी एडवाइस किया कि आजकल इशू या कुछ अवेयरनेस टाइप का कुछ बनाओ. जो हमने पहले भी बनाया था सूरत हाल, उसमें थोड़ा पॉलिटिकल व्यू वगैरह भी था. तो यू नो डेफिनेटली कुछ कोशिश ये होती है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम ऐसा मैसेज भी फेंकें और कुछ इश्यूज को हाईलाइट करें जो अवेयरनेस फैलनी चाहिए और जिन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए. तो दैट्स डेफिनेटली इन द वर्क्स. तो बहुत अनकरीब आप लोग यू नो डेफिनेटली इंशाल्लाह एक वैसा रूप भी देखेंगे. और हम हमारे अभी भी देखते हैं कि जिस तरह स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें और PSL के थीम सॉन्ग्स की बात करें, उसमें भी रैप का खासा इन हो चुका है. यानी पहले ऐसा नहीं था. टीम्स के सॉन्ग्स होते हैं, इवेंट के सॉन्ग्स होते हैं, उसमें रैप पहले नहीं था, लेकिन अब इनकॉर्पोरेट हो गया है. दिस इज़ बिकॉज कि सलमान ने भी कहा एक ज़ाहिर एज ब्रैकेट है जो कि उसको सुन रही है. दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से इनकॉर्पोरेट किया जाता है इसको अब. I think that has a lot to do with it. बिल्कुल देखा जाए तो you know स्पोर्ट्स और रैप और
रैप एक ऐसा म्यूजिक है जो बिल्कुल किसी भी चीज के साथ जा सकता है, तो वेदर इज पॉलिटिकल अवेयरनेस, फिर भी रैप होता है, उसके लिए भी रैप होता है, ऑफ कोर्स होता है, उसके लिए भी रैप होता है। बिल्कुल, हमने आपको देखें आपने ऐसा कोई रैप बनाया है? बिल्कुल बनाया है। महबूब के धोखे पे रैप बनाया है कभी? सर आपका मुझे लग रहा है अभी दिल टूटा है। नहीं अल्लाह ना करे। नहीं अभी शुएब हज से वापस आए, अभी तो सारे दुख भूल चुके हैं, अभी वक्त लगेगा वापस आने में, फॉर्म में आने में भी वक्त वैसे लगेगा। समझना चाह रहा हूँ कि मतलब इमेजिन करें सलमान किसी का दिल टूटा और रैप देखिए रैप में भी बंदा रो तो सकता है। वैसे मैं अमार से ये पूछना चाह रही थी कुछ देर पहले कि वैसे तो हम शायरों से पूछते हैं कि आपको आमद कैसे होती है, किस वक्त पे होती है, लेकिन एक रैप स्टार से भी पूछना चाहिए कि आपको आमद कैसे होती है कि यार इस टॉपिक पे हमें एक सॉन्ग बना लेना चाहिए। ये एक्चुअली काफी रैपर्स जो है वो इस चीज को मानेंगे कि यार एक टाइम आता है, एक मोमेंट आती है स्पेशल कि हमें लगता है कि यार वो शिट आमद हो रही है, तो हम उस वक्त ही बैठ जाते हैं कि भाई पेन लेके जो भी थॉट्स आ रहे हैं कैप्चर करो फौरन। तो कोशिश मेरी होती है कि जैसे ही कभी मुझे ऐसा बीट नजर आए या कुछ मैं कैप्चर करूं अपनी आंखों से, तो मैं अपना फोन का नोटपैड निकालता हूं और उसमें से कुछ लिखने लग जाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ। फिर जब बहुत फोकस्ड होता हूँ, किसी के घर मेहमान गए हुए हैं और आपको आमद शुरू हो गई है और आपने फटाफट से लिखना शुरू कर दिया है? नहीं अभी तक तो ऐसा मुझे वैसे कुछ नहीं हुआ। कुछ अच्छी डिफरेंट चीजों पे होती है, या कुछ आप एक एक्शन देखें ऐसा जो आपको इम्प्रेस करे स्ट्रेंजर का, या कुछ आप ऐसे कोई आर्गुमेंट देखें और उस पे देखें एक बिहेवियर, उससे कुछ इंस्पायरेशन आती हैं। आप फैमिली दावत पे तो खाने पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, उस पे तो देखना उस पे कुछ लिख लेंगे। अच्छा अभी बकरा ईद गुजरी है, तो आपने मुझे लगता है कि जरूर आपने गोश्त पे, बकरों पे, गाय बैल से मोहब्बत पे कुछ ना कुछ जरूर बनाया होगा, नहीं? यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो हम लोग यहाँ पे होते हैं तो मैंने तो अपना बकरा पाकिस्तान में कराया था। वहाँ पर ऑब्वियसली ज्यादा लोग हैं जिनको आई बिलीव होना चाहिए, तो मैं तो अपना वहीं पे करता हूँ सीन। ईद के ऊपर हमने गाना अपना ड्रॉप किया है, तो मेरी तरफ से आवाम को यही तोहफा था। अच्छा तो वो थोड़ा सुनना लें। जरूर वही तो अभी आपने वही तो प्ले किया ना अभी अच्छा वही वाला था, ठीक है। ईद का तोहफा वही था। मैंने सोचा कि शायद सलमान ने कहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे को बकरे से मोहब्बत। पता है बच्चों की बड़ी अटैचमेंट होती है ना, जब बकरे ज़िबा होते हैं बच्चे कितना रोते हैं। इवन जो बैल होता है उससे भी हम वीडियोस देख रहे होते हैं, प्यारी प्यारी क्यूट सी बच्चे रो रहे हैं गले से लगा के कि नहीं ये हमारा मटन भी। ये आइडियाज दे रही है सलमा आपको फॉर द नेक्स्ट ईद में भी। नेक्स्ट ईद पे हम चाहते हैं कि हम जरूर सुने ऐसा कुछ। बिल्कुल ठीक है अमार, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नहीं आपसे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। मौजूद थे आप और आई डू इट जो उन्होंने ना सिर्फ हमें सुनाया, हमने वीडियो भी आपके साथ शेयर की। इसके अलावा ज़ाहिर है ये जो एक रैप स्टार का सफ़र है, जो स्ट्रगल है, जो उसकी अपनी एक कोशिश है कि ये जो यूनिकनेस है बड़ी अहम होती है, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट में और रैप स्टार्स भी होते हैं, बट ये जो बीच में एक मेलोडी और कंपोजिशन का एक तड़का होता है ना, इसकी वजह से एक मुनफरिद पहचान बन जाती है। दैट्स हाउ ही इज मेकिंग। और वैसे हम देखते हैं आम तौर पे हर फील्ड में शुएब एक भेड़ चाल की एक ट्रेंड होता है कि एक बंदा जो कर रहा है सब ने वही करना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जब आप बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऐसी चीज को पिक करते हैं जो बहुत यूनिक होती है, जिसकी तरफ सब नहीं जा रहे होते या हार्डली 2 से 4 लोग होते हैं, तो उस जगह पे अपना नाम और मकाम बनाना और फिर लोगों को ये आदत डालना या अपने आप को रजिस्टर कराना कि भाई ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये भी कर सकते हैं, आप उनके सामने एक ऑप्शन रखते हैं, तो ये मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और हमारे वो लोग, हमारी वो यंग लॉर्ड जो देख रही है, सुन रही है, अगर वो म्यूजिक से लगाव रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है। और अम्मा अब्बा के लिए भी है कि अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है और आपको लगता है कि वो रैप स्टार बन सकता है, तो रास्ते की रुकावट न बन जाइए उसे। अगर आपको पसंद नहीं भी है, बच्चे की अगर ख्वाहिश भी है, वो कोशिश भी कर रहा है, उसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपको, उसको वो रास्ते दीजिए कि वो अपने उस टैलेंट को पॉलिश कर सके। यू नेवर नो वो किस फील्ड में नाम बना ले। चलें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, हमें एक न्यूज़ ब्रेक, और न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ और मेहमान, कुछ और मौज़ूआत। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, कभी कभी कोई ऐसी एग्जाम्पल सामने आती है, कोई ऐसा नाम सामने आता है, बिलखुसूस सिनफ़े आहन में ऐसा नाम सामने आता है कि एक बेटी के बाप होने के नाते मैं कहता हूँ कि नहीं, बेटियाँ ऐसी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी एक्टिव होनी चाहिए, इतनी एनर्जेटिक होनी चाहिए। आज जिस लड़की से हम आपकी मुलाकात कराएंगे
पहाड़ों पे यूं चढ़ जाती हैं। रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग कुछ है ही नहीं इनके सामने। माशाल्लाह 25 पोजीशंस मुख्तलिफ मुकाबलों में अपने नाम कर चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में पीछे हैं, इकोनॉमिस्ट बन रही हैं। एट द सेम टाइम जब हम बात उनकी एडवेंचर स्पोर्ट्स से रगबत की कर रहे हैं तो क्या मामला है? क्या अम्मा अब्बा ने छोटे होते ये नहीं कहा ओहो नहीं बेटी है इसको नहीं करने देना? ये नॉर्मली हम ये तासुर है सलमा के बेटियों के मामले में हम कहते हैं नहीं यार एडवेंचर स्पोर्ट्स नॉट फॉर गर्ल्स। बाप मैं कहती हूँ उनको खराजे तहसीन पेश करना चाहिए जो खुद अपनी बेटियों के कदम के साथ कदम मिला के चलते हैं। वो जो करना चाहती हैं जिंदगी में करने देते हैं, खा वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, खा उनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। और मैं देखती हूँ शोएब बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को खुद लेके जाते हैं। अच्छा, मेरे जो काम वो करना चाहती हैं, जहां वो करना चाहती हैं, उनको लेके जाते हैं। मेरे मामले में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मैं कहता हूँ मेरी बेटी एडवेंचर स्पोर्ट्स करे और वो कहती नहीं बाबा मुझे लगता है वो डरती है, और मैं कहता हूँ नहीं करो, स्केटिंग करो, ये करो, स्विमिंग करो। छोटे से मासूम से बच्चे पे जुल्म है। आप 6 साल की हो गई है, बस बहुत हो गया, करे अब। बच्चे हैं 6 साल का बच्चा बड़ा नहीं ये इतनी अर्ली एज से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चले जी 10 साल का मार्जिन होना चाहिए, 10 साल के 10 साल में वो पक्की हो जाएगी। चले इससे पहले कि हमारी लड़ाई ज्यादा हो जाए बढ़ते हैं आगे और अपने मेहमान का तारुफ कराते हैं। इकरा जिलानी आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, जिनके हवाले से मैंने कहा कि रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग में खासा उनका नाम, खासा मकाम, बहुत से मेडल्स, बहुत सी पोजीशंस अपने नाम कर चुकी हैं। अगला प्लान उनका जो है वो सुन के मैं भी और सलमा भी जरा सा हैरान और परेशान हुए, क्योंकि वो है K2 बेस कैंप में ट्रैकिंग करना, और उस प्लान से मुतालिक हम जरूर उनसे पूछेंगे कि कितनी तैयारी उनकी हो चुकी है। तो वेलकम करते हैं इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम इकरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आवाज से तो आप बिल्कुल सिन्फ नाजुक लगी मुझे, लेकिन काम आपके बिल्कुल दूसरे वाले हैं। मैं भी वैसे इकरा की आवाज सुन के सोच रही थी कि मैं कह रही थी इतनी मासूम सी छोटी सी आवाज है, बाय नेचर भी ये ऐसे ही हूँ कि पहाड़ों पे चढ़ना, वॉल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये तो ऐसे शौक है जो मेरे जैसा बंदा भी नहीं कर सकता, जो ठीक ठाक गरजदार आवाज में भी बोल सकता है। इकरा कैसे कर लेती है आप? मेन जो आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा एक जो होता है मेन रोल होता है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरे साथ बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और आप कह लें कि घर में बहन भाई भी नेशनल प्लेयर्स रह चुके हैं, और आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो उसमें तो आपको पता है ये स्पोर्ट्स वगैरह ये चीज़ें वैसी बहुत इनकरेज की जाती हैं। बस बचपन से ही वॉल क्लाइंबिंग का शौक़ था, करते करते अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जो 25 पोजीशंस हैं थोड़ा इनके हवाले से बताएं, कोई 3-4 ऐसे इवेंट्स जो कि आपको लगा कि यार ये बड़े टफ इवेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसमें अच्छा स्कोर किया। अच्छा, अभी तक तो वैसे जितने भी इवेंट्स हुए हैं सारे काफ़ी टफ हो गए, लेकिन इनमें से जो एक मेन होता है वो 8 मार्च को एडवेंचर क्लब पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कराता है इस्लामाबाद में। इट्स एन ओपन क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कॉम्पिटिशन वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, और इसमें काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेते हैं। तो उसमें पोजीशन हासिल करना बहुत आप कह लेंगे मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। इकरा, मैं सोच रही थी कि आपकी उम्र हार्डली 25 साल होगी, 25 सालों में 25 पोजीशंस बहुत बड़ी बात है शोएब। मुझे वैसे 25 की नहीं लग रही। 25 से भी कम होगी, मतलब इतनी अर्ली एज में आपने कब से स्टार्ट की रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग? मैं 6th ग्रेड में थी, 2009 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और अभी तक बस मैं करती आ रही हूँ, मैं रुकी नहीं हूँ, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं लिया। और जो आपके बहन भाई हैं वो भी इसी तरह रॉक क्लाइंबिंग एंड वॉल क्लाइंबिंग की तरफ फोकस? नहीं, बहन मेरी नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थी और भाई नेशनल स्क्वॉश प्लेयर रह चुके हैं। माशाल्लाह, स्क्वॉश, बास्केटबॉल। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको भी फुटबॉल का शौक भी है? जी, फुटबॉल भी मैं खेल चुकी हूँ, मैंने पाकिस्तान को दुबई फेस्ट में भी रिप्रेजेंट किया है। किस लेवल पे? सॉकर जो 5 मतलब होता है, नहीं अच्छा आप नेशनल और वो कह रहे हैं? जी। नहीं, नेशनल नहीं, वो प्राइवेट एक आप कह लें कि एक इवेंट था जिसमें हम गर्ल्स की टीम लेके दुबई गए थे। बट इट्स वेरी गुड टू हियर कि लड़कियां जिस तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को, मेड एट प्राइवेट लेवल, बट फुटबॉल जैसे खेल में हमें लड़कियां नजर आ रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं कि जो आपका एक अगला प्लान है जिसके हवाले से हम बड़ा इंथुजियास्टिक हैं जानने के लिए, K2 बेस कैंप, क्या तैयारी, क्या प्लान और ये कैसे ख्याल आया? अच्छा, K2 बेस कैंप वैसे तो बहुत लोग जाते हैं नो डाउट, लेकिन हम जो है सिर्फ एक ऑल गर्ल्स ट्रिप लेके जा रहे हैं जिसमें सारी आपके एज ग्रुप की आपकी गर्ल्स होंगी या कोई बड़ी भी होंगी? नहीं, तकरीबन सारी मेरे ही एज ग्रुप की गर्ल्स हैं, सारी क्लाइंबर्स हैं। नो आंटीज अलाउड। नहीं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कोई बड़ा भी होना चाहिए आपके साथ, कोई लुक आफ्टर करेगा, कोई जहाँ पे आपको मुश्किल होगी आपको हेल्प करेगा। वो कहेगा आंटी किसको कहा है? नहीं, आप ज्वाइन करना चाहे हमें लोग आपने करने के लिए
बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था। और हमारा जो मेन है वो ये है कि हम एक ऑल गर्ल्स ट्रैकिंग ट्रिप लेके जा रहे हैं। हम सारे क्लाइंबर्स हैं। हम अब क्लाइंबिंग के साथ साथ अपना जो फोकस है वो माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की तरफ अब डाइवर्ट कर रहे हैं और इसीलिए इसको हम प्रोफेशनली परस्यू करने के लिए अभी पहला एक ट्रिप लेके जा रहे हैं ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपना एक्सपीरियंस इस चीज़ में बढ़ाएं और फिर आगे कुछ बड़ा करें। अच्छा इकरा, आपके जितने भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इसके अलावा रॉक एंड वॉल क्लाइंबिंग है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको क्या सिर्फ क्लाइंबिंग में है या आप बाकी जो आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको भी आप उतना ही टाइम देना चाहती हैं, उनमें भी आप अपने करियर को इसी तरह लेके चलना चाहती हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम तो वैसे ऑनेस्टली मैं क्लाइंबिंग को ही देती हूँ, लेकिन बाकी भी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो भी मैं करती रहती हूँ और मैं रुकती नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिप लाइन, फॉर एग्जाम्पल क्लिफ डाइविंग, स्कूबा डाइविंग। हाँ जी, जबरदस्त, ये तो बिल्कुल मेरी बहन है। हाँ जी, क्या बात है, जबरदस्त। आप बताएं, गोल रोटी बनानी आती है आपको? गोल रोटी भी बनानी आती है। यानी एडवेंचरस स्पोर्ट्स के अलावा ये काम भी आता है, ये भी एडवेंचर है, गोल रोटी बनाना, वरना पता नहीं किस किस मुल्क के नहीं, गोल रोटी बनाना एडवेंचर नहीं है, ना आती है तो फिर एडवेंचर है। नहीं, गोल रोटी बिल्कुल बनाना आता है और स्पोर्ट्स के साथ साथ घर के काम भी हम कर लेते हैं, नहीं कि सिर्फ बाहर ही रहते हैं। अच्छा, अब आप बताएं इकरा के थोड़ा सा इसके साथ साथ पैरेलल आपकी स्टडीज भी ज़रा चल रही हैं, बिल्कुल थोड़ा सा उस हवाले से भी बताएं। डोंट वरी, मैं ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगा आपसे स्टडीज से रिलेटेड, टेंशन नहीं लेनी आप। ठीक है, मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मार्केटिंग में okay. और अब इंशाल्लाह मेरा मास्टर्स का प्लान है। ओके, और इसमें क्या मेजर रखना चाहेंगी? मेजर इंशाल्लाह सप्लाई चेन रखूंगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए इंशाल्लाह जी। आने वाले दिनों में एज एन इकोनॉमिस्ट भी शायद हमारे प्रोग्राम में ही बैठी होंगी, एज एनालिस्ट हम जरूर इनसे बात करेंगे। मुझे थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह सलमा और मैं भी इनिशियली डिस्कस करते कि अगर बेटियों को हम कम उम्र में, नहीं बिल्कुल 5, 6, 7 साल की उम्र से कहेंगे अच्छा स्केटिंग भी करो, स्विमिंग भी करो, वो ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं वो इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा बाद में? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अगर आप लोग अपने बच्चों को अभी से सपोर्ट करेंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, अगर उनको रोक देंगे तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ के आगे तो देखें ना, वो जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी बेटी को डर लगता है, आप उसका खुद डर भगाएंगे तो भागेगा। और डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ 3 साल की उम्र से ही आप लोगों को सबको अपने बच्चों को किसने इंस्पायर किया, किसको देख के आपने सोचा कि यार मुझे भी इन पहाड़ों पे जाना है, मुझे भी ऐसे ये सारे काम करने हैं, एडवेंचरस काम करने हैं? आप कह लें कि मेरे फादर बिकॉज ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो उनकी तो रोज़ की मतलब रूटीन में एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे होते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरी मदर ने भी मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका और उन्होंने मुझे पढ़ाई के साथ साथ कहा है कि एक कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक ऐसी स्पोर्ट परस्यू करनी है क्योंकि उससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप वैसे फ्रेश फील करते हैं, आपके वैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आप स्टडीज में भी पढ़ के वैसे ही बंदा इतना थक जाता है कि बाहर जाके अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करना वैसे ही एक आप कह लेंगे फ्रेशर होता है। और जनरली इकरा, जब हम देखते हैं, आप अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं कि मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, और हम ज़रा गिला करते हैं जी वी डोंट हैव ग्राउंड्स, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके नहीं है, दैट्स वाई हमारे बच्चे नहीं करे। लेकिन आपने तो माशाल्लाह अलॉन्ग विद योर सिबलिंग्स एग्जांपल सेट किया है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी प्लीज़ बताएं कि जो आपकी एज ब्रैकेट में भी जो स्क्रीन टाइम वाले लोग हैं उनके हवाले से क्या कहेंगी? उनको मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप वगैरह में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इनको आप यूज़ करें लेकिन एक लिमिट तक यूज़ करें। इसके अलावा बाहर जाके और कुछ नहीं कर सकते तो चलें एटलीस्ट शाम को घंटा एक वॉक ही कर लें, थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लें। अच्छा इकरा, आपकी तरह के वो बच्चे जिनको ट्रेनिंग्स में मुश्किल आती है पेश, उनको कोई ट्रेन करने वाला नहीं होता, आपका जब शौक डेवलप हुआ, जब आपने सोचा कि मुझे इस शोबे में जाना है, इसमें अपना नाम बनाना है, किसने आपको ट्रेन किया, कितना टाइम लगा आपकी ट्रेनिंग में, और कब आपने प्रोफेशनली जब रॉक क्लाइंबिंग की या वॉल क्लाइंबिंग की तो प्रोफेशनली पहली दफ़ा किस एज में की? आप कह लें कि मेरी शायद इस लिहाज से किस्मत अच्छी थी कि मैं पहले ही गो में एक ऐसा क्लब ज्वाइन कर लिया, एडवेंचर क्लब ऑफ पाकिस्तान, जिनको जो आप कह लें कि बहुत प्रोफेशनल थे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। ज़बरदस्त। एडवेंचर क्लब के प्रेसिडेंट हैं ताहिर इमरान साहब।
आप कह लें कि वही मेरे मेंटोर थे, वही कोच थे, हर चीज़ उन्होंने ही मुझे शुरू से सिखाई है और मैं उन्हीं को फॉलो करते करते यहाँ तक। ट्रेनिंग पीरियड आपका कितना था, कितने अरसे में आपने ट्रेनिंग कंप्लीट? अब शुरू में तो आप कह लें कि मैं बिगिनर ही थी, मुझे खुद भी कुछ ऐसे रूल्स वगैरह चीज़ें, इक्विपमेंट क्या यूज़ करना है क्या नहीं मुझे पता था। आप कह लें कि 2-2.5 साल में मैंने सब सीख लिया था और 2-2.5 साल बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। नेशनल्स भी फिर अभी खेलना शुरू कर दिए थे। ज़बरदस्त। और आपको लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों का रुझान बहुत बढ़ रहा है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा आ गई है, अब हमें हर खेल में नज़र आ रही हैं वो, इंक्लूडिंग दीज एडवेंचर स्पोर्ट्स? बिल्कुल हाँ जी, लड़कियों का रुझान इस चीज़ की तरफ ज़्यादा अब हो रहा है, लड़कों से ज़्यादा, बल्कि लड़कियां अब एडवेंचर स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं और खेल ऐसा रही हैं। क्यों? ये आपने कहा लड़के पीछे रह गए हैं? नहीं, लड़के पीछे नहीं रह गए, लेकिन लड़कियां आगे निकल गई हैं। ओह, ये अच्छा जुमला था। ये जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है, जो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा लगन से काम करता है, वो आगे निकल जाता है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मतलब मैंने बिल्कुल भी किसी को टारगेट नहीं किया। और नॉर्मली हम पढ़ाई में भी यही देखते हैं शोएब कि लड़कियां बहुत ज्यादा पोजीशन होल्डर होती हैं, लड़के थोड़े से कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और मेरा मुंह ना खुलाई है, पढ़ के तो बाद गोल रोटियां एमबीबीएस डिग्री कर लेती हैं, फिर हाउस वाइफ बन के बैठ जाती हैं। लेकिन देखिए अभी ये जो हमारे साथ गेस्ट है, इनको गोल रोटी भी बनानी आती है और थोड़ी बहुत गोल रोटी तो मैं भी बना लेती हूँ। ये थोड़ी बहुत वाली गोल रोटी कौन सी होती है? उसके कोई ट्रिक्स भी होते हैं ना, आप प्लेट से ऐसे कट करें, भाई आपको स्मार्ट होना चाहिए, यहाँ से स्मार्ट होना चाहिए। आपको समझ आ जाए कि ज़्यादा टाइम है कि आप प्लेट से उसको कट भी कर सकती हैं। देखिए मैं वैसे आपको टिप दे रही हूँ, वैसे तो मैं गोल रोटी बना लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरह की गोल रोटी है, हम किसी दिन आपको दिखाएंगे। काफी तरह की गोल रोटी, वो ऐसे वाली भी चले एक थोड़ा सा बताएं कि ये तो ज़ाहिर आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ खासा रुझान माशाल्लाह, उसके साथ साथ जो आप स्टडीज़ की तरफ आपका ध्यान है, एज एन इकोनॉमिस्ट भी आगे जाना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि नहीं वो स्टडीज़ ठीक है, उनकी अपने एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, बट ठीक है वो पढ़ने के बाद ना वो मैं करूँगी साइड पे और सिर्फ इस तरफ फोकस होगा? नहीं, मैं अगर पढ़ाई कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह तो मैं उसको एक साइड पे, दोनों में से किसी भी चीज़ को एक साइड पे नहीं लगाऊंगी, दोनों को बैलेंस होगा। आप इकोनॉमिस्ट बन गई हैं और अपने प्रोफेशन के लिए फिर कहाँ टाइम मिलेगा? फिर तो पहाड़ों पे जाना, लंबे अज़ाइम, फिर तो पता नहीं कौन कौन से और आपके टारगेट्स होंगे जिनको अचीव करना होगा। देखें, अगर अभी तक पढ़ाई के साथ साथ मैं इस चीज़ को मैनेज कर रही हूँ तो मैं आगे भी इस चीज़ को इंशाल्लाह मैनेज कर लूँगी और दोनों चीज़ को बैलेंस रख के चढ़ूँगी। आपके बहन भाइयों में किसी को ये शौक है कि वो भी आपकी तरह एडवेंचरस लाइफ गुजारे? बहन भाई शायद अब इतने बड़े हो गए कि उनका शौक ये चीज़ें कर करके ख़त्म हो गया है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो ज़रा उनका तो इसलिए ख़त्म हो गया कि उन्होंने भी माशाल्लाह अचीवमेंट्स ले रखी हैं। आप स्क्वॉश में आपने कहा, बास्केटबॉल में आपने कहा, तो आपका इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा इस आपने कहा ज़्यादा फोकस एडवेंचर स्पोर्ट्स है, लेकिन जैसा फुटबॉल में भी आपने रिप्रेजेंट किया है एज अ प्राइवेट लेवल पाकिस्तान को, किसी और खेल में जो कि आपको लगता है कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए? वैसे तो अगर अब वो बिल्कुल वही बात हो जाएगी अपने मुंह मियाँ मिठू वाली, मैं सभी चीज़ें खेल लेती हूँ, लेकिन मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि मैं क्लाइंबिंग के ऊपर मेरा फुल फोकस है और उसके अलावा फिलहाल मैं कोई भी चीज़ और नहीं सोचती खेलने को। अच्छा, ये क्लाइंबिंग की तरफ जो फोकस होता है, और हम देखते हैं ना कि हर खेल के साथ कुछ चीज़ें अटैच होती हैं, जैसे अगर हम रेसलिंग की बात करें उसमें जी वेट कैटेगरीज होती हैं, हम अगर उसमें बाउट की बात करें उससे पहले जी आपने वज़न गिराना होता है, हम बात करते हैं जी आपने ये खाना है, ये डाइट प्लान, एथलीट का ये डाइट प्लान। एक क्लाइंबर का डाइट प्लान क्या होता है और एक क्लाइंबर के लिए क्या चीज़ें होती हैं कि जिसके आगे एक बड़ा सा क्रॉस लगा होता है? अच्छा देखिए, डाइट प्लान तो हमारा वही नॉर्मल होता है जो सबका फॉलो होता है। ऑब्वियसली हेल्दी खाना चाहिए, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा। बिरयानी वगैरह भी शामिल होती है? बिल्कुल, बिरयानी वगैरह शामिल होती है, हम खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फोकस फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर होता है। हम अपने आप को ज़्यादा फिजिकली इस तरह ट्रेन कर लेते हैं कि कोई भी मुश्किल पहाड़ वगैरह चीज़ चढ़ना हमारे लिए आसान बन जाता है। अच्छा इकरा, जो इसकी एक्सपेंस वाली साइड है, जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की किट आपको चाहिए होती है जब आपने पहाड़ी इलाकों में जाना होता है, आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं, एक ट्रिप जो आपका होता है या एक जो आपका सेशन होता है उस पर एक्सपेंस कितना आता है? अब जैसे हम इंशाल्लाह K2 बेस कैंप जाएंगे, इसका एक्सपेंस तकरीबन एक बंदे का 2.5 से 3 लाख होगा। वो यहाँ इस्लामाबाद से स्कर्दू की ट्रैवलिंग और आगे फिर जो सारी हमारी ट्रैकिंग है उसको कॉस्ट को कवर करेगा। जो मेन हमारा बड़ा एक्सपेंस होता है वो सारा पोर्टर्स का होता है, क्योंकि उन्होंने हमारा सामान कैरी करना होता है। जहाँ तक किट की बात है, किट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप खुद गर्म हो, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड होती है और ठंड में आप लोग कुछ
कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं वो ठंड से बचने के लिए आपके लिए जैकेट, ग्लव्स, कैप, शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रैकिंग में। अगर आपके शूज़ सही नहीं है तो आप समझिए कि आपकी ट्रैकिंग हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा रात को सोने के लिए स्लीपिंग बैग, नीचे बिछाने के लिए एक मैट्रेस, क्योंकि मोस्टली हम ऐसी जगहों पर सो रहे होते हैं कि वो पत्थर होता है या ग्लेशियर होता है, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए नीचे मैट्रेस, उसके ऊपर स्लीपिंग बैग, शूज़ के ऊपर क्रैम्पॉन्स लगाने के लिए गेटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें, आइस एक्स जैसे जो बर्फीली इलाके होते हैं वहाँ पे ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी इकरा को सारी चीज़ें पता है, मतलब इकरा की तैयारी पूरी है। मुझे लगता है शॉपिंग अभी से स्टार्ट हो गई है। थैंक यू वेरी मच इकरा, आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, आपने अपने फ्यूचर गोल्स भी बताया कि आप क्या करना चाहती हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश भी पूरी करे। आप अपनी बेटी को एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए तो बिल्कुल। लेकिन ये जो अर्ली एज वाला है ना, इससे मुझे अभी तक इख्तलाफ है, मेरा बिल्कुल भी इस पे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मार्जिन दे, थोड़ा सा बड़ा होने दे, उसके बाद आप अपने शौक पूरे करें। पक्के हो जाते हैं उसके बाद, थोड़े से बड़े हो के पक्के करें ना, 10-1 साल की एज तक तो उनको मार्जिन होना चाहिए, उसके बाद आप उन पे सख्तियां करें। और 3 साल का काका है वो भी से पक्का है इसलिए नेचुरली है। अच्छा, इसमें हमारी कोशिश होगी कि इकरा जो जा रही है अपने ग्रुप के साथ, ऑल गर्ल्स ग्रुप, हम कोशिश करेंगे वहाँ से जो वीडियोज़ हैं वो आपसे शेयर करें। और K2 बेस कैंप ज़ाहिर है जाना ख्वाब होता है बहुत से लोगों का कि वहाँ तक भी जाएं। चले एक्सपीडिशन तो बहुत आगे की बात है, बट बेस कैंप तक जाना भी इट्स अ चैलेंज। तो ऑल द बेस्ट इकरा, बड़ी दुआएं आपके साथ, अल्लाह को कामयाब करे, आपके साथ जो तमाम लड़कियां जाने अल्लाह उन सबको कामयाब करे। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे एक और मौजू की तरफ, साथ रहिए। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। हम उन पर ऐसा हमला करेंगे कि तेल पर इख्तियार की उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। शहनशाह विल्हेम की सियासत देखनी होगी। तुर्कों के सर पत्थर के हैं मगर बाजू कमजोर हैं। तुर्कों की नामूस को ललकारा है, या तो आकर मुकाबला करो या फिर तुर्कों का मैदान छोड़ दो। फिर आप जाकर महमूद पाशा से कहें कि अब्दुल कादिर से दूर रहे। अब हम दफ्तर महसूलात के खिलाफ फैलाने जंग करते हैं। उन्होंने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। सफीर को अपने पास रखना है। मेरी बेटी को गद्दारी के लिए तुमने उकसाया था ना। अगर सुल्तान को कोई भी तकलीफ पहुंची, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी। जो सिपाही तुम वहाँ से लेकर आओगे उन्हें मार दिया जाएगा। वो हमला उस वक्त करते हैं जब सामने वाला खुद को महफूज समझने लगता है। विल्हेम उस्मानी सल्तनत से जिंदा वापस नहीं जा सकता। हमें अपनी जान से ज्यादा विल्हेम की जान की परवाह है। तुम नहीं बचोगे।
वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। व्यूअर्स, हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हम किस बात पे हंस रहे थे। कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, कुछ आपस की बातें भी होती है ना। कोई तो बात छुपा कर रखनी चाहिए। मैं इतनी अच्छी हूँ ना, मैं सारी बातें नहीं बताती। एनीवे, शुएब, हम देखते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी जरूरियात कहने का मतलब है कि शादी के फिल्म के अलावा भी इसका कुछ पर्पस होता है, लेकिन हम उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। शादी का पहले नेगेटिव था, नहीं ये वाला तो पॉजिटिव। देखिए, अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तब ड्रोन शॉट्स यूज होते थे? नहीं होते। मेरी शादी कबल मसीह में हुई थी। नहीं, कबले मसीह में बिल्कुल नहीं हुई थी। थोड़ा मतलब 5, 7, 8 साल पहले तक इतना ही अर्सा हुआ है ना, तब तक तो नहीं था। लेकिन अब शादियों में अगर वैसे ड्रोन शॉट ना हो तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ मिसिंग सा लगता है। ड्रोन के लिए मैं दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। शादी का मशवरा मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी कोई बिजनेस डिजाइन करें अपने लिए जिसके लिए आप ड्रोन को यूज करें। वैसे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की इसलिए बात कर रही हूँ, नेगेटिव साइड को हम नहीं डिस्कस करते, बुरी बातें बिल्कुल नहीं छेड़नी, अच्छी बातें छेड़ते हैं। अच्छा, वैसे नेगेटिव साइड ये जरूर है कि वो जो भारत शरारत करता है हम उसका ड्रोन गिराते हैं, तो वो नेगेटिव करते हैं, हम उसे गिरा देते हैं। लेकिन जो बात हम पॉजिटिव इंपैक्ट की करें तो आपको भी याद है कि इस्लामाबाद में तो इसका ट्रायल भी हुआ था कि ड्रोन के जरिए पिज्जा डिलीवरी, फिर वो दुबई एक्सपो लेकर भी गए उसको, और वज़ारा भी उसमें काफी और चीजें इन्वॉल्व हैं। खर्चा भी बढ़ जाता है ना, खर्चा बढ़ जाता है, प्लस अभी अप्रूवल्स आने हैं, उसमें ज़रा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, तो उस तरह के ये अभी अलाउ ज़रा नहीं किया गया। बट ये जो हम बात ड्रोन की यूजेज की कर रहे हैं और किस तरह से आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्तों में ड्रोन का इस्तेमाल होगा, जिस तरह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, फायर फाइटिंग में, कोई गुम जाए उसको ढूंढने में, तो ये जो यूज ऑफ ड्रोन्स जिस तरह से बदलते वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है, आज हम इस पर बात करते हैं। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है किंग्स कॉलेज लंदन के रिसर्चर हैं इनामुल्लाह खान साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अंधेरा बहुत ज्यादा है, अगर लाइट आप ऑन कर लेंगे तो खासी बेहतरी आ जाएगी, आपकी दुनिया भी रोशन हो जाएगी और हमारी भी। असल में इधर तो कंप्लीटली सुबह ही है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। अगर हम ड्रोन्स के हवाले से बात करें तो ड्रोन्स का रोल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत ही ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि ड्रोन्स आर लाइफ सेविंग। बेसिकली ड्रोन्स जो है वो लोगों की हर तरह से मदद करती है। मतलब वो किस तरह के, अगर नॉर्मल टोपोलॉजिकल सिनेरियो हम ड्रोन का देखें तो ड्रोन कनेक्ट होता है बेस स्टेशन के साथ, और बेस स्टेशन के जो होता है वो एक रूम हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है। उस सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिस सॉफ्टवेयर की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आजकल के दौर में वो AI बेस्ड होते हैं एंड दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट। तो जैसे ड्रोन फुटेज लेता है फ्रॉम द रियल टाइम एनवायरनमेंट, दे ट्राई टू सेंड दैट टू द बेस स्टेशन। तो बेस स्टेशन में क्या होता है कि उधर बाकायदा वो जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं उस मिसिंग पर्सन की पिक्चर को। तो आजकल के दौर में जैसे सोशल मीडिया काफी एक्टिव है, तो हर एक बंदा सोशल मीडिया के ऊपर काफी मतलब एक्टिव होता है, अपनी पिक्चर्स देता है, हर एक चीज। तो वो सॉफ्टवेयर हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्टेड हो, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। तो जैसे वो रियल टाइम फुटेज लेता है फ्रॉम ड्रोन, तो ये लोग टैली कर पाते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कि क्या वो मिसिंग पर्सन जो है वो इसके थ्रू इजीली मिल सकता है, तो वो ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इसके थ्रू कर सकते हैं और वो एग्जैक्ट पर्सन तक इजीली पहुंच पाते हैं। तो इसके हवाले से अगर मुझे मौका मिला और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैं ड्रोन एम्बुलेंस के हवाले से एक मतलब सर्विस स्टार्ट करना चाहूँगा, जिसमें मैं गवर्नमेंट एजेंसीज को भी मैं लेना चाहता हूं ऑन बोर्ड के, अगर वो भी हम इकट्ठे कोलैबोरेट करें और मेडिकल इमरजेंसीज जब आती हैं मुल्कों के अंदर तो उधर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे नाम साहब इसको, ड्रोन एम्बुलेंस ये क्या कॉन्सेप्ट होगा? क्या इसमें किसी मरीज को अपलिफ्ट किया जाएगा? आई मीन ये कैसे होगा? नहीं,
ये एक ऐसा सर्विस होगा कि इसमें हम बाकायदा मतलब एक ऐसा मतलब सर्विस हम देंगे जिसमें हम इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट, और हम वो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स जो होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे ड्रोन्स के साथ। तो जो ड्रोन्स हमें रियल टाइम फुटेज देगा तो इसी तरीके से वो हम टेली कर पाएंगे विद द मिसिंग पर्सन्स पिक्चर्स, और इसी तरीके से हम इजीली मतलब कैच कर पाएंगे हम मिसिंग पर्सन्स को। तो अगर आजकल हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लें तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है कि रिसेंटली फ्लड्स आए तो बहुत से लोग जो थे वो अपनी जानें गंवा बैठे, बहुत से लोग जो थे वो मिसिंग पर्सन्स कहलाए गए, क्योंकि फ्लड्स की वजह से वो अपने लोगों तक ना पहुंच पाए, ना प्रॉपरली वो लोग मतलब सही जगह तक पहुंच पाए। तो ड्रोन हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है कि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है, और उसी रियल टाइम यूजफुल इम्पैक्ट है जो आपने बताया। लेकिन एक और बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा हो जाता है या ओवर यूज हो जाता है, बेशक हमारी आसानी के लिए होता है, तो मैन पावर जो है वो कम यूज होती है, यानी अल्टीमेटली जो जॉब क्रिएशन है इंसानों के लिए वो कम हो जाती है। हमारी सोसाइटी को किस तरह इम्पैक्ट करेगा ये जो ड्रोन के आइडियाज हैं ये डिफरेंट फील्ड्स में जब हम इनको यूज करेंगे? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी तो वैसे भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है डिफरेंट एरियाज में। इमरजेंसी रिस्पांस में अभी हमने बात की, डिज़ास्टर में, इसी तरह अर्थक्वेक्स में, इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में, हर जगह पे अगर आप किसी आपके एरोप्लेन में कहीं जगह पे फॉल्ट हो जाता है तो उस चीज़ को ट्रेस करने के लिए भी ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है। तो इस हवाले से तो ड्रोन हमें काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन मेन पावर के हवाले से अगर हम बात करें तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अगर रियल टाइम सिनेरियोज में हम देखते हैं तो एरोप्लेन के अंदर एक बंदा पायलट बैठा होता है और वो उसको मतलब ऑपरेट कर रहा होता है। अभी ड्रोन के अंदर क्या होता है कि ड्रोन को बेस स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है, जो कि एक बंदा होता है वही ऑपरेट करता है। ड्रोन के अंदर कोई नहीं बैठा होता लेकिन बेस स्टेशन के अंदर होता है, उधर बेस स्टेशन के थ्रू वो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अभी हमें चाहिए क्या होगा, हमें ट्रेनिंग्स चाहिए होंगी कि हम ड्रोन पायलट्स को ट्रेन कर सकें, हम लोगों को ट्रेन कर सकें कि उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वो लोग काम कर सकें, ड्रोन्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है, कि कैसे एक मिसिंग पर्सन को मतलब फाइंड किया जाए, कैसे मतलब ड्रोन हवा में उड़ता है उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो चीज़ें सिर्फ स्विच हो जाएंगी। तो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, यूथ को ट्रेन करने की ज़रूरत होगी कि वो इन इक्विपमेंट्स पे, इन चीज़ों पे वो लोग ट्रेन होंगे तभी वो लोग ये चीज़ें इजीली कर पाएंगे। तो आई होप कि इस हवाले से मेन पावर कम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी इस हवाले से। ये बात बड़ी अहम है। फिर ज़रा बहुत से वो बेरोज़गार लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको अगर ट्रेनिंग दी जाएंगी तो वो कुछ कर पाएंगे और ज़रा वो सपोर्ट कर पाएंगे, सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। थोड़ा सा इनाम साहब जानना ही भी चाहते हैं, जो रिसर्च आपकी लंदन की है, अब हम अगर पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हुए अगर रेप्लिकेट भी करें उन तमाम मामलात को, तो कौन कौन से इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ेंगे? बिकॉज ज़रा हमारे यहाँ पे इशूज़ थोड़ा डिफरेंट हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे एरिया थे जहाँ ज़रा ड्रोन अलाउ नहीं किया जाता, ज़रा सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान का अगर हम मवाजना करें तरक्की याफ्ता ममालिक से या उन ममालिक से जहाँ पर ऑलरेडी ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, सेकंड रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में भी, फायर फाइटिंग में भी, स्ट्रैंडेड लोगों को ढूंढने के हवाले से भी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी, तो पाकिस्तान में किस तरह से कर पाएंगे ये, क्या चैलेंजेस होंगे? पाकिस्तान के हवाले से अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इफ़ आई टॉक अबाउट द रियल टाइम एनवायरनमेंट के, जैसे अभी हमने फ्लड्स की बात की, तो इसी तरह हमारे साथ मतलब हाई पीक माउंटेन्स भी हैं जिधर इंटरनेशनल कम्युनिटी आके मतलब वो लोग कोशिश करते हैं कि उसे क्लाइम कर सकें। उधर भी काफ़ी लोग मतलब लॉस्ट हो जाते हैं, अपनी जानें गंवा बैठते हैं। तो ये रियल टाइम सिनेरियोज पाकिस्तान में तो अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए लेजिस्लेशंस की ज़रूरत है कि ड्रोन्स को कमर्शलाइज किया जा सके। कुछ हद तक इवन अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की भी बात करें तो ये लोग भी काफ़ी इन चीज़ों को देखते हैं कि मतलब पब्लिक एरियाज़ में ड्रोन्स नॉर्मली मतलब अलाउ नहीं करते कि हर जगह पे फुटेज ली जा सके।
में, तो मतलब इधर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन नॉर्मली फॉर द ह्यूमन फैसिलिटी ये लोग यूज़ करते हैं। अभी चूँकि हमारे मुल्क मतलब जो है वो अभी इनिशियल स्टेजेस में है टेक्नोलॉजिकल स्टफ्स में, तो इस हवाले से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होगी, अवेयरनेस की ज़रूरत होगी और स्पेशली लेजिस्लेशन की ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें लेके आई जा सकें। अगर हम नॉर्मली देखें तो फ्लड्स की वजह से फ्लड्स नॉर्मली ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी ड्रोन्स ने जितने लोगों को सेव किया है इट्स हार्डली वेरी लेस, लेकिन फिर भी स्नो बैंक्स जो है, स्नो बैंक्स की जब हमने बात की, K2 और नांगा पर्वत की हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो इन डायनामिक्स को देखते हुए हम स्पेसिफिकली इस रियल टाइम सिनेरियोस को ड्रोन्स के थ्रू हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उस मतलब ह्यूमंस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये अभी हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम लेट से इसके ऊपर काम करते हैं तो हमें रियल टाइम प्रॉब्लम तो मिल गया, अभी इसको सोल्यूशन देना और इसके लिए लेजिस्लेशन करना। लेजिस्लेशन इज द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट करेगा और हम इस पे मतलब फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, हम इसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि इस तरीके से हम इसको इजीली अचीव कर पाएंगे इवन इन पाकिस्तान एज वेल। इनाम साहब, जब पाकिस्तान के डायनामिक्स को देखते हैं तो हमें ऐसी नौजवान नस्ल चाहिए जो स्किल्ड हो, बासलाहियत हो, हम उनकी सलाहियतों को पॉलिश करना चाहते हैं। अब जब रिसर्च और रेस्क्यू का और जो तलाश का काम है, ये सारे काम अगर ड्रोन्स करेंगे, हमारे नौजवान स्किल्स कैसे हासिल करेंगे, उनको हम इन फील्ड से हटा के किस तरफ ले जाएंगे, और अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड हों तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, या आप इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? वैसे तो आपने काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ ही कर लिए, लेट मी आंसर वन बाय वन। अगर हम बात करें मैं इसके लिए स्पेसिफिकली क्या कर रहा हूँ, तो फ्रॉम द लास्ट 3 years मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया AI एक्सप्लेन यू साइंस के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं, वो मतलब इतने कनेक्टेड नहीं हैं लोगों के साथ, तो मैंने ये प्लेटफॉर्म इस हवाले से बनाया कि मतलब स्टूडेंट्स को हम कनेक्ट कर पाए विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो हम डिफरेंट वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसेंटली अभी मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो कि मैं ऑपरेट करूँगा मेन सेंट्रल लंदन से, और जिसमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड रिसर्चर, साइंटिस्ट जो हैं वो अपने टॉक्स देंगे, रिसर्चर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। दे बेसिकली सेंड देयर रिसर्च पेपर्स इन द शेप ऑफ लाइक जो आइडिया होता है वो एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में वो लोग भेजते हैं, उनको हम थॉरोली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए वो हम चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर जब उनको एक्सेप्टेंस मिलती है तो दे गिव अ प्रेजेंटेशन। तो वो अभी तक जो AI एक्सप्लेन यू साइंस में अभी हम जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो अवेलेबल है, ओपन फॉर कॉल फॉर पेपर्स है। तो इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनकी रिसर्च स्किल्स काफ़ी अच्छे से मतलब इम्प्रूव होंगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का स्किल सेट हम ठीक करें तो मेरे ख्याल में रिसर्च इज़ द ओनली वे। और रिसर्च में भी मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आए स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च में। पाकिस्तान में मैं था तो उधर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं स्टूडेंट्स को ड्रैग करूं एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च पे। एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च एक ऐसा फिनोमेना है कि हम रियल टाइम सिनेरियोस को देखते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे सोसाइटी के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, तो हम उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को एड्रेस करें, उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दें। बहुत अच्छा पॉइंट है नाम सब। ज़ाहिर है जो इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को एड्रेस करना बहुत अहम होता है। उनका इदराक होना, उनके लिए हल के लिए कदम बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, अपने यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करना, ये बहुत अहम है। उस पर माशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन, वी आर ग्लैड
कि वी हैव दोज पीपल अराउंड जो कि ज़ाहिर है इस पर बड़ा अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि ड्रोन फॉर सिर्फ यूजेज जो कि जनरली एक तासुर बन चुका है, शादी वाला भी या मीडिया की बात हम कर लें, कवरेज की बात कर लें, जिसमें सिर्फ गिना ही जाता है कितने बंदे थे ड्रोन के जरिए अंदाज़ा लगाया जाता है। हाँ। तो अब इसमें ज़ाहिर है हमें बात करनी है कि किस तरह से हम अपने उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो किसी डिज़ास्टर की वजह से, यानी फ्लड्स, अर्थक्वेक, ऐसा और कोई नागहानी आफत आ जाए, कोई किसी ऐसी जगह पर फंस जाए। और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि पहाड़ पे भी कोई चढ़ रहा होता है, अगर कोई गुम जाए तो उसके लिए ड्रोन बड़ा अहम है उसको तलाश करने के लिए। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अपने अगले मेहमान की तरफ, अगले मौजू की तरफ। और आज के जो हमारे आखिरी मेहमान है वो एक आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट भी ऐसे नहीं, एक्टिंग भी या मल्टी टास्किंग, मल्टी टैलेंट माशाल्लाह। हम जब बात करें उनकी तो गुलकार भी हैं, नगमा निगार भी हैं, अदाकार भी हैं। कासिम बिन तारिक, पेशावर से इनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ टेलीविजन सीरियल्स में काम कर चुके हैं, 10 गाने भी रिलीज हो चुके हैं। 10 गाने रिलीज हो चुके हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये होता है सलमा कि अगर कोई आप बंदा ना एक आर्टिस्ट जो कि एक्टिंग भी कर रहा है, सिंगिंग भी कर रहा है, अच्छा कंपोजिशन या फॉर दैट मैटर जो भी उनके टैलेंट्स हैं, लोग कहते हैं यार ये क्या बात हुई, किसी एक तरफ फोकस क्यों नहीं है। तो आज हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि आपको ऐसी कोई तनकीद का सामना करना पड़ा। तो वेलकम करते हैं कासिम बिन तारिक को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा बताएं सर, 10 गाने, एक्टिंग भी है, नहीं काफ़ी कुछ एक साथ लेकर चल रहे हैं, सबको इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं और इक्वल टाइम भी देते हैं, या कि एक से ज़रा ज़्यादा आपकी शनासाई है, मोहब्बत? किसी एक से ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं है, मोहब्बत तो जो भी शोबा है उन सब से है। मेरा शुरू से मसला भी यही है, मेरी वालदा यही कहती हैं कि सबसे मोहब्बत करते हैं। मेरी वालदा को ये लगता था कि सिर्फ वालदा कहती थी या कोई कहीं और से भी आपको सुनने को मिला? मोस्टली वालदा को ही होता था कि ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्टर ऑफ वन इज़ बेटर देन बीइंग अ जैक ऑफ ऑल। ओके, बट आपको लगता है कि नहीं, अब दौर ऐसा है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, हर तरफ का दौर का तो पता नहीं जी, बस दिमाग कुछ ऐसा था कि आई जस्ट वांटेड टू डू ऑल द थिंग्स। आई लव टू एक्ट, लव टू सिंग, even love to dance as well, but वो मैंने अभी तक सीखा नहीं है, so I'm not very confident in that। सब में से फेवरेट काम आपका कौन से जो आप बहुत दिल से और बहुत अच्छे से आपको लगता है कि इसमें आपके नंबर 10/10 है? I guess live performance, be it a concert or an acting performance on stage or in front of a camera as well। और गाना में भी तो सुनो, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मशहूर आपका गाना जी तो सुनो is doing very good actually। तो कुछ हम भी सुने वही? Sure, please। दिल की ये बातें कह तो रहे हो, बातों में तेरी वो चाहत कहाँ है, नैनों में तेरे बस गया हूँ, नैनों में तेरे वो खुमार कहाँ है, आ गए हम कहाँ, रहना नहीं अब तेरे बिना, फासले जो मिट से गए हैं, दूरियां अब दिल से मिटा तो सुनो मेरे दिल की ये आवाज, तो सुनो गहरा है मेरा प्यार। थैंक यू। जबरदस्त, वेरी नाइस। और मुझे बहुत 2-3 जगह पे ऐसा लगा जैसे मैं आतिफ असलम को सुन रही हूँ। साउंड्स लाइक आतिफ असलम। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। आतिफ असलम हैज बीन अ बिग इंस्पिरेशन एंड मे बी द रीजन ऑफ व्हाई आई एम डूइंग म्यूजिक। जबरदस्त, ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। और उर्दू की तरफ ही या कुछ पश्तो भी आपने? सर अभी तक तो उर्दू में ही किया है, बट यू नेवर नो, यानी प्लान आगे यू नेवर नो। मतलब मैं पश्तो बोल लेता हूँ, पेशावर में 18 साल की उम्र तक रहा हूँ, सो यू नेवर नो। मैं दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मतलब जब मैंने कहा ना पेशावर से ताल्लुक है, तो मैं कहा आई वाज थिंकिंग कि अभी तक उर्दू में ही। अच्छा, एक्टिंग का थोड़ा सा बताएं कि एक्टिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्टिंग हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, क्योंकि एज ए पर्सनैलिटी मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ा, अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ा। आई स्टार्टेड बैक इन 2018 ऑन टीवी इन ड्रामा सीरियल्स, देन आई डिड सम टेलीविजन कमर्शियल्स एंड रिसेंटली या देयर आर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल। अच्छा, वैसे कासिम मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि
एक्टिंग का जो डेब्यू होता है या आपने अगर टेलीविज़न कमर्शियल भी किया, जनरली बहुत से लोग होते हैं वो ये समझते हैं जी हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे में स्किल्स हैं, टैलेंट है और हम एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। थोड़ा सा गाइड करें, ये रास्ता कैसे मिलता है, आपको कहाँ जाना पड़ता है, कैसे आपको ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं? सर फॉर मी द बेस्ट थिंग वाज दैट आई वेंट टू कराची बैक इन 2018 और वहाँ जाकर मेरे ऑलरेडी कुछ दोस्त वहाँ गए हुए थे, सो उन्होंने वर्किंग की हुई थी। आई आस्क्ड देम फॉर नंबर्स और बाकी जो भी जिन लोगों से मिलना है, यू गो देयर, यू ऑडिशन एंड यू नो इफ यू आर लकी यू विल गेट अ चांस। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात कि हमारे पास जितने भी हमारे मेहमान एक्टर्स आते हैं वो पहला जुमला ये बोलते हैं, आई वेंट टू कराची, क्योंकि कराची में ज़्यादा इंडस्ट्री है तो जाहिर है कि सबका ही जाना होता है। अभी तक आप कासिम कितने ड्रामाज में काम कर चुके हैं? आई थिंक 2 ड्रामा सीरियल्स में काम किया है, एक टेलीफिल्म में, दैट्स अबाउट इट। तो फिल्म का काम, टेलीफिल्म का काम और ड्रामा सीरियल का काम कितना मुनफरद है, कितना डिफरेंट है? इट्स वेरी डिफरेंट एक्चुअली। थिएटर की जो एक्टिंग है और फिल्म की एक्टिंग है वो थोड़ी मिलती जुलती है। ड्रामा में यू हैव टू टोन डाउन, आपका फ्रेम छोटा होता है, सो यू कांट मूव अ लॉट। बाकी मतलब हर जॉनर की अपनी स्टाइल की एक्टिंग है आई गेस। और आपको ज़्यादा मज़ा मेरा ख्याल है लाइव परफॉर्मेंस में आता है? जी, लाइव परफॉर्मेंस किसी भी किस्म की, चाहे वो स्टेज पे हो या इवन जब डायरेक्टर एक्शन बोल दे उसके बाद, जैसे अभी भी एक लाइव परफॉर्मेंस ही चल रही है। ऐसे ही है। और ये लाइव परफॉर्मेंस मेरी और शुएब की तो ऑलमोस्ट रोज ही होती है। आप लोगों की तो आदत हो गई होगी अब। आदत हो गई है, लेकिन ये जो एक ज़रा इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम बात करें, स्टेज की अगर हम बात करें, वो कितना आप एंजॉय करते हैं स्टेज को? आई थिंक स्टेज इज़ माई नंबर 1 पैशन। जब मैं पहली बार स्टेज पर कॉन्सर्ट किया था मैंने बैक इन 2014 विद माई बैंड, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। और मुझे ऐसा लगा था कि ये फीलिंग मुझे दोबारा नहीं आ सकती, बट ये फीलिंग मुझे दोबारा आई जब मैं एक्टिंग सेट्स पे गया और आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। यानी ज़रा एक्टिंग में तो आपके पास मार्जिन है ना, रीटेक्स एंड रीटेक्स, वो एक सीन 3 फ्रेम्स में आपका शूट हो रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइव, इट्स कम टू स्टेज, तो वहाँ पे इट्स द डीजे, वही टाइम है, उसी में सब कुछ करना है आपने। जी, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। रूम फॉर एरर जो है वो हमेशा होता है, बट एज आर्टिस्ट इट्स आवर जॉब कि हम उसको ऑडियंस को ना दिखने दें। अच्छा कासिम, आपका फ्यूचर में कोई इरादा है कि अगर आपको फिल्म ऑफर होती है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे आप, या आपने सिर्फ ड्रामास तक फोकस रखा हुआ है? It's surprising that you ask me, क्योंकि I haven't shared the news, but yes, there is something happening. देखिए मेरी 6th सेंस कितनी तेज है ना शुएब, आपने मेरे से अगर पूछना हो ना शुएब कि आपने कल क्या करना है मुझसे पूछिएगा, I will tell you क्या करने वाले हैं। वो जो उन्होंने बात छुपाई थी हमने उनसे निकलवा ली है। आप तफसील से बताएं क्या कैरेक्टर है, आप क्या करने वाले हैं? Actually, I'm not really allowed to speak about it much, but it's a Shoaib Mansoor film. Okay, big name. And it's I guess it's coming end of year, or I don't know the release date. अभी शूटिंग हो चुकी है? The shoot is complete. फिर तो बताना चाहिए आपको, फिर तो बताना चाहिए। You guys will see soon, very soon. आप हमें कोई इसमें ऐसा सरप्राइज छोड़ दें कि हम जरूर देखें आपकी फिल्म। The movie's name, I can tell you that it's. नेम के अलावा भी कोई थोड़ी सी स्टोरी, कोई थोड़ी सी बात। नाम तो निकलवाएं, बारी-बारी निकलवाते हैं जी। नाम बताएं। Movie's name is आसमान बोलेगा, and it's a continuation of Shoaib Mansoor साहब's legacy. खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। के आसमान बोलेगा। और इसमें एक्टर्स और कौन-कौन है? Actors, the main leads are जी इमाद इरफानी and माया अली। ओके, अच्छा, बिल्कुल 2 दिन पहले बिल्कुल ये मैंने इनका एक पोस्टर भी देखा, जबरदस्त इमाद इरफानी। अच्छा, पोस्टर आ गया, बट ये अभी तक बताना नहीं चाहते। I mean the name has been revealed. They very Shoaib साहब and the company is very particular that information अभी। तो ये अच्छा, वैसे आप how you would pick? एक्सपीरियंस कैसा था? और शुएब ने जो पूछा है ये भी। It was a wonderful experience और बहुत कुछ सीखने को मिला। शोएब मंसूर साहब से के साथ काम करने का ख्वाब जो था वो बचपन का ही था, तो 15-16 साल लग गए मुझे वहाँ तक पहुँचने में, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई सॉ द लाइट ऑफ दैट डे एंड इट वाज अमेजिंग। ज़बरदस्त। और जो को स्टार्स थे उनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस था? इमाद इरफानी, माया। इमाद इरफानी हैज़ बीन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर। जो मेरा टेलीविज़न का डेब्यू था हम टीवी पे, इट वाज अ ड्रामा सीरियल कॉल्ड तावान, उसमें भी आई एक्टेड विद देम एंड आई वाज लकी कि मेरा एक्टिंग का पहला दिन उनके साथ था, सो वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स सिंस
he is also a fan of music. I am also a fan of music. So कासिम, मैंने वैसे सुना है कि जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते, एक्टिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो आपने जिन लोगों के साथ काम किया, आपके वो एक्टर्स जो आपके साथ जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और उन्होंने आपके साथ भी काम किया, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था? वो कितने सपोर्टिव थे और कितना इनकरेज करते थे आपको कि यू आर डूइंग वंडरफुल? It's all about the company you keep actually. So what I have decided for myself is that I've surrounded myself with positive people. Very nice. तो जो भी सीनियर अदाकार जिनसे मेरी कुछ दोस्ती है तो सीखने का ही रिलेशन है, मतलब I'm always learning from them. I must appreciate आपने इतनी प्यारी बात की और ये सीखने लायक बात है. This is thought of the day. Always surround yourself with the positive people. ये आपकी ये पर्सनैलिटी पे बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है, आपकी ज़िंदगी पे इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है. आई एम सो ग्लैड कि इतनी प्यारी बात आपने की है. थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ज़रा ये एक मूवी शोएब मंसूर साहब की माशाल्लाह आपको ऑफर हुई और आपने की, एट द सेम टाइम आपकी स्ट्रगल है जो कि हम ज़रा समझ पा रहे हैं, आप सिंगिंग भी, एक्टिंग भी, जो आपकी स्ट्रगल रही है, आपका एक खासा पीरियड आपने गुजारा, आप कराची गए, पूरा एक आपका फेज़ है. बट अब हम ये देखते हैं कि वो टिकटॉक हो, वो इंस्टाग्राम हो, किसी की फॉलोइंग बढ़ गई, एक्टिंग आती है नहीं आती, डजंट मैटर, फॉलोइंग ज़्यादा है, लोग कास्ट करो, फिल्म बिकेगी. ये जो रुझान आया, इसने कितना तबाह किया हमारी इंडस्ट्री को? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि इट्स शोबिज़ और in the end it's business. Whoever can bring more eyeballs to the project. So that means कि ये ठीक हो रहा है. I mean ये ठीक हो रहा है या नहीं, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, बट मैं इस बिजनेस का हिस्सा हूँ, so I pretty much understand एक लीड हीरो क्यों है, और you know. बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आप कितने पॉजिटिव बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, बिल्कुल भी नहीं, और उन्होंने आगे काम भी तो करना है ना शोएब, वो सारी बातें हमें बता देंगे तो आगे क्या होगा. बहुत शुक्रिया. I'm generally, as my friends say, a very positive. नहीं, वो नजर भी आ रहा है, और जो बात आपने की बड़े दिल से की है. You are very positive. Stay positive जी, खुश रहिए. ये एक प्रोजेक्ट था जो कि इंशाल्लाह अब ये रिलीज होना है, आपने कहा एट द एंड ऑफ दिस ईयर. जी, maybe it's a start to, you know. Okay, it's a start, beginning. इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे. खुश रहिए जी. मेहनत जो आपने की है उसका सिला है, और आगे भी मेहनत की. बहुत शुक्रिया वंस अगेन. नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म. प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिए. मुलाकात कल करेंगे इंशाल्लाह, और आप देखते रहिए सुबह पाकिस्तान. अल्लाह हाफिज.